जीएस पेपर 1 का जो पेपर हुआ है 68वीं बीपीएससी का, इसका हम लोग 2 चीज़ करेंगे, है ना। सारे बच्चे पेशेंसली समझना, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद भी हम इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या कि एनालिसिस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम लोग देखेंगे कि इसका हम विश्लेषण करेंगे, है ना। देखो बंधु, क्या है कि हम यदि बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, राइट, तो अभी जो 68वीं का मुख्य परीक्षा हुआ है उसी का आधार होगा 69वीं का मेंस। हो सकता है कि इससे ज़्यादा टफ आपसे वो क्वेश्चन 69वीं में पूछे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास विश्लेषण करने के लिए हमारे पास बीपीएससी 2 ऑप्शंस देता है। क्या हमारे पास में यहाँ पे 2 ऑप्शंस है, देखो मधु ध्यान से। पहला हमारे पास में शॉर्ट क्वेश्चंस है, और दूसरा कौन सा क्वेश्चन है, हमारे पास में लॉन्ग क्वेश्चंस है ना। अब देखो, टोटल शॉर्ट्स और लॉन्ग के लिए आपके पास में टोटल 62 पेज दिया था, 61 या 62 पेज था आई थिंक, बड़ा सा। उसमें क्वेश्चन भी प्रिंट किया गया हुआ था, है ना। पहले कितना था, पहले आपको 36 पेज का पेपर मिलता था, अभी कितना है, आपको 62 पेज की आपको कॉपी मिल रहा है। यदि इस 62 पेज में हम आंसर देखो, देखो अब यहाँ पे मेरे पास ओरिजिनल क्वेश्चन है बीपीएससी मेंस वाला, है ना। देखो कितना है, मुश्किल से 8 पेज है हमारा यहाँ पर, यानी 8 पेज है। तो वहाँ पर भी जो क्वेश्चन प्रिंट हुआ होगा, तो आप मल्टीप्लाई कर लो, लगभग ये इसमें से 16 से 20 पेज में आपके क्वेश्चन प्रिंट होंगे, और बाकी का आपका लगभग 48 पेज के आसपास में आपके पास में सादा पन्ना होगा, जहाँ पे आपको आंसर लिखना है। सबसे चैलेंजिंग आंसर क्या था हमको इस बार, आंसर था शॉर्ट्स नोट्स का। यानी शॉर्ट्स नोट्स जो आपसे 8 मार्क्स का पूछा जा रहा है या 7 मार्क्स का पूछा जा रहा है, इसके लिए आपसे बीपीएससी ने 2 पेज दिया, 2 पेज दिया था ना नाम का। यस सर, मतलब दो क्वेश्चन वाला हेडिंग छोड़ दिया जाए तो लगभग 2 पेज। ध्यान से कि इस 2 पेज में हमको कितना 8 मार्क्स के लिए क्या करना था, लिखना होगा। 2 पेज का मतलब हो गया मिनिमम आपका 150 से 180 वर्ड। अब मल्टीप्लाई कर लो, लॉन्ग में कितना है, लॉन्ग में आपके पास में 38 मार्क्स का होता है, तो आपको कम से कम इसमें 500 वर्ड लिखना होगा, तब जा करके आपको 38 में अब आपको अच्छा खासा नंबर मिल पाएगा। तो काफ़ी चैलेंजिंग है। दूसरी बात क्या है कि जो हिस्ट्री का, अब इसी में शॉर्ट्स में देखो डायनेमिक क्या कर दिया है, जो हिस्ट्री वाला क्वेश्चन है वो हिस्ट्री वाला आपसे बिल्कुल स्टैटिक पूछा है, कि चैलेंज किया है आपको यहाँ पे सेक्शन 2 के करेंट अफेयर्स में, उसमें आपको एक क्वेश्चन ही दे दिया है जैसे बीपीएससी क्वेश्चन पूछता था। और यदि देखिएगा क्वेश्चन, आप देखिए करंट अफेयर्स का, वो सारे क्वेश्चन वास्तव में एक फुल लेंथ क्वेश्चन का ही क्या एक प्रारूप है, जिसको कि हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखो अब एनालिसिस हमने कर लिया कि ये हमारा सोर्स हो गया। लॉन्ग में क्या है कि लॉन्ग वाले क्वेश्चन जो होते हैं, लॉन्ग वाले क्वेश्चंस में आपको 38 मार्क्स का था, लेकिन अब क्या है कि आपको 500 से 550 वर्ड लिखना होगा, तब जा करके आपके पेजेस का क्या होगा, कॉपी भरेगा। अदरवाइज क्या होंगे, आप ऐसे ही रेस से बाहर होते चले जाएंगे, ठीक है। अब दोनों का कैलकुलेशन करते हैं कि करेंट, ये जो हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन अभी पूछा गया हुआ लॉन्ग क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है, खास करके हम करेंट अफेयर की बात करते हैं, तो करेंट अफेयर के क्वेश्चन को हम कहाँ से तैयार करेंगे, सारे बच्चे समझो ध्यान से। इसके लिए बार बार हम कहते हैं किसी भी कोचिंग का नोट्स नहीं पढ़ना। अब देखिएगा कि करेंट अफेयर का इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, वो क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस करेंट अफेयर्स का था। यानी हम जो अपने न्यूज़पेपर में देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, या फिर राज्यसभा टीवी पे डिबेट देखते हैं, वही क्वेश्चन पूछा है ना अनामिका। तो करेंट अफेयर्स के लिए आप लोग को अभी से ही क्या तैयार करना है, आपको केवल और केवल रिलाई करना है न्यूज पेपर पर, है ना। केवल न्यूज पेपर पढ़िएगा आप लोग। आवश्यकता जब होगा तो हम आपको नोट्स दे ही देते हैं। पेपर में हमको क्या पढ़ना है, जितने भी ये पेपर अभी करंट अफेयर्स के करंट क्वेश्चन पेपर पूछे गए हुए हैं, सारे क्वेश्चन पूछा गया हुआ है द हिंदू से। अगर कोई बच्चा द हिंदू कंटिन्यूसली पढ़ाई करता है और खास करके इसका एडिटोरियल देखता है, तो उन्होंने इन सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से बना लिया होगा, ठीक है। पहला क्या है कि आपको द हिंदू पेपर को डिस्कस करना, खास करके उसका एडिटोरियल पढ़िएगा। अच्छी बात क्या है कि ये हिंदू पेपर पटना में भी प्रकाशित हो रहा है, तो पटना वाला भी आप इसको पढ़ सकते हैं, है ना। यदि हिंदी में आपको पढ़ना है तो हिंदी के लिए दैनिक जागरण का जो संस्करण आता है दिल्ली वाला, आप उससे पढ़िए। अगर वो नहीं मिलता है आपको और पटना में आप हैं, तो पटना का दैनिक का आप क्या करें, हिंदी संस्करण पढ़िए। इसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण या क्रोनिकल, इन दोनों में से किसी एक ही मैगजीन को पढ़िएगा, दोनों को पढ़ने की आवश्यकता हमको नहीं है। तो करेंट अफेयर्स आपका यहाँ पे तैयार हो जाएगा। और ध्यान रखना, बाजार में जिस भी कोचिंग का या जिस भी टीचर जो ज़्यादा इम्फेसाइज करते हैं कि ये करंट अफेयर, उसको छोड़ करके देखो कि कौन सा करंट अफेयर छुपा हुआ है जिसकी संभावना हमको लगता है कि पूछेगा, आपको उसी पे क्या करना है, ज़्यादा काम करना है, ठीक है। ये सब क्या था कि करंट अफेयर्स तैयार करने के कुछ ज़रूरी बातें थी जो आपको भी मानना चाहिए। नहीं मानेंगे तो खैर अपना समझिए, आप मेरा काम है बताना।
करना ना करना आपके, आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि आज डिस्कशन करेंगे सारा क्वेश्चन डेट के साथ में, पेज नंबर के साथ में बताएंगे कि सब इसी पेपर से आया हुआ है, सब चीज़ का कैसे वो आता है, क्योंकि हम इसी को पढ़ते हैं, लगभग 7-8 साल से इसी पेपर को पढ़ रहे हैं अभी भी, तो काफ़ी सहूलियत होती है चीज़ों को समझने में, डिस्क्राइब करने में। अब देखो, अब ये शॉर्ट्स हो गया या फिर लॉन्ग हो गया, यदि हम इसकी एनालिसिस करते हैं तो जैसे अनामिका ने कहा कि सर हमको आ तो सब रहा था लेकिन हम उसको बना नहीं पाए, यानी हम हमारे पास में क्या हुआ था कि हम टाइम को मैनेजमेंट नहीं कर पाए। सबसे बड़ा चैलेंजिंग क्या था यहाँ पे इसमें कि आपके पास टाइम मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ा क्या हो जाएगा, चैलेंज होगा आने वाले मेंस के पेपर में। क्योंकि देखो आपके पास अमूमन 16 प्रश्न होंगे, किसमें, फर्स्ट पेपर में मधु, और इन 16 प्रश्नों को आपको 180 मिनट में लिखना होगा। अब मल्टीप्लाई कर लो, भाग कर लो, कितना मिनट का आपको आता है। प्लस की जो शॉर्ट्स आंसर्स होते हैं वो शॉर्ट्स काफ़ी डायनामिक होगा, यानी वो डिफरेंट टॉपिक्स के होंगे। तो टाइम मैनेजमेंट हम मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है, हर बच्चों के लिए चैलेंज होता है। तो इसको हम कैसे दूर करेंगे, इसका एक ही उपाय है कि एक्सेसिव हमको क्या करना होगा विकास, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना होगा। चाहे जिस भी क्वेश्चन को आप बनाएं, आप जितना अधिक लिखेंगे, पढ़ने से ज़्यादा लिखने पर आपको काम करना है। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे आप इस टाइम मैनेजमेंट को उतना ज़्यादा ये नज़दीक आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था कि आज का जो पेपर है उस पेपर को हम लोग नॉट इजी कहेंगे, यानी इजी टफ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो बच्चों को दिया है तो काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा हुआ था, हिस्ट्री भी बच्चों से बन ही जा रहा था। लेकिन जो करेंट अफेयर के क्वेश्चन है और हिस्ट्री के कुछ काफ़ी घुमावदार प्रश्न है, उसको लेकर के हम बोलेंगे ये नॉट इजी है। देखो तो 68वीं में यदि नॉट इजी पूछा हुआ है तो 69th बीपीएससी का जो मेंस होगा उस चीज़ के लिए आप समझ के रखिए कि ये भी क्वेश्चन भी आपको नॉट इजी या हो सकता है, इससे 10 से 15% क्वेश्चन आपसे हार्ड पूछे। तो आप अपने मेंटल कंडीशन को मजबूत कर लीजिए कि हम इसके लिए तैयार होंगे। ठीक है, अब देखो तीसरा क्या है, तो समझो ध्यान से, यदि शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, आप तभी उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं जब आपके पास ब्रॉड एंड एनालिटिकल नॉलेज होगा। ब्रॉड का मतलब क्या होता है, ब्रॉड का मतलब होता है विस्तारित, है ना। एनालिटिकल का मतलब होता है विश्लेषणात्मक, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। अब देखो विस्तारित विश्लेषणात्मक ज्ञान आपको कहाँ से आएगा, इसके दो तरीके होते हैं, या आप सेल्फ अगर कॉन्फिडेंट हैं कि हम खुद से कर लेंगे तो आप खुद से ही अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे मैगजीन पढ़िए, अच्छे अच्छे जो अर्थशास्त्री हैं, जो बड़े बड़े ज्ञाता हैं, विद्वान हैं, उनके डिबेट देखिए, राज्यसभा टीवी पर देखिए या फिर कोई चैनल होता है वहाँ पर डिबेट देखिए। यदि नहीं तो आपके यदि कोई मेंटोर साहब मिल जाते हैं, कोई मास्टर साहब मिल जाते हैं पंछियाँ बताने वाले, समझाने वाले, जो हर चीज़ को आसानी से समझाए, तो उस मास्टर को पकड़िए और उनका साथ तब तक नहीं छोड़िए जब तक कि आपको वह गुण आप में डिलीवर नहीं। ब्रॉड नॉलेज आपके पास में तब आया कि जब एक ही टॉपिक को हम बार बार क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। नॉलेज का मतलब होता है कि आपको यह नॉलेज कहीं से भी मिल सकता है, किसी किताब में से मिल सकता है, किसी न्यूज़पेपर से मिल सकता है, किसी मैगजीन से मिल सकता है। तो आप अवेयर रहें, खास करके इन सारे क्वेश्चन के लिए बार बार हम कहते हैं योजना और कुरुक्षेत्र जो हर मंथ का आता है वो पढ़ो। अभी जो 17 तारीख को पेपर होगा, सेकेंड पेपर का, आप देखिएगा मैक्सिमम क्वेश्चन जो होगा वो योजना और कुरुक्षेत्र से ही उठा करके बीपीएससी पूछागा। इस बार सबसे अच्छी बात क्या है कि करेंट अफेयर के क्वेश्चन जो पूछे गए होंगे हैं वो जनवरी से लेकर के फरवरी 16, 2023 तक के करेंट घटनाओं पर पूछा गया होता। पहले क्या होता था, पहले था कि 5-6 महीना पहले का पूछता था, साल पहले का पूछ लिया जाता था करेंट अफेयर। अब क्या है, आपसे केवल और केवल 1.5 महीना पहले का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसके लिए ये भी समझिए कि हमको क्या है, परीक्षा देने से पहले तक के हमको क्या करना होगा, हमको परीक्षा होने से पहले तक हमको क्या करना होगा, हमको करेंट अफेयर तैयार करना होगा। चौथा चीज देखो क्या है, आप देखिएगा करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो या फिर हमारे पास में बिहार का क्वेश्चन हो, इस क्वेश्चन का झुकाव कहाँ हुआ है, इस क्वेश्चन का झुकाव हुआ है बिहार फोकस पर। यानी आपके से क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है ना, करेंट को यदि एक आध क्वेश्चन को छोड़ दे तो हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन का झुकाव बिहार पे था। देखो जैसे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे क्या कि सर हिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछा गया हुआ है वो उसका संबंध हमारे बिहार से नहीं है। जैसे आपसे पूछा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, इसका संबंध हमारे बिहार से है, पढ़िएगा तो पता चलेगा आपको। बिरसा का तो है, ये है। इंडिगो रिवोल्ट का भी संबंध लोग बोलते हैं कलकत्ता नहीं, बंगाल से नहीं बल्कि हमारे बिहार से ही है। फिर प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुहा होगा, यानी जो केव्स का डेवलपमेंट हुआ है हमारे यहाँ ना गया में, करण चौपर का गुफा है, अशोक बराबर का गुफा है, जितनी गुफाएं बनी हैं वो तो सब हमारे नॉर्थ इंडिया का ही है। उसका भी वो हमारे मौर्य कला का देन है, अशोक ने बनवाया था, मौर्य समाज ने बना हुआ था, वो हमारे बिहार का क्या है, देन है। तो जितने भी चीज़ें देखेंगे सब हमारे बिहार का ही है, बाहर से कहीं नहीं पूछा गया होगा। तो अब क्या है समझिए मधु, हिस्ट्री का जो डायमेंशन है वो सर बताएंगे आपको क्या डिस्कशन होगा। हिस्ट्री का जो डायमेंशन है वो काफ़ी ब्रॉड हो गया है। आपको केवल 4-5 टॉपिक पढ़ने से हिस्ट्री कवर नहीं होगा, बल्कि हिस्ट्री में जो हिडन बातें हैं उनको भी आपको समझना होगा और लिखना होगा।
ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि एनालिसिस के बाद में कि अब आज जो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, उसके आधार पर हमको ये कहना हो कि हमारे पास में बेटर राइटिंग स्किल होना चाहिए, यानी अच्छा राइटिंग स्किल। यदि हम बहुत अच्छा तरीके से लिख पाएँ, बेटर राइटिंग स्किल का क्या मतलब है, देखो इसका मतलब होता है कि हम बिल्कुल फ्रेश लिखें, बहुत क्लीन लिखें और क्या लिखें, अरेंज वे में लिखें। तो ये आपको कब आएगा, ये आपको आएगा मात्र प्रैक्टिस करने से। इसका दूसरा कोई टैबलेट नहीं है कि टैबलेट हम खाएं हम उसको लिखना शुरू कर दें, है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको किताबें पढ़नी है और मल्टीपल टाइम्स क्या करना है, रिवीजन करना है उसको। क्लियर हो गया। ये एनालिसिस था, इस पे क्या है कि आप खुद से भी इसको कीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पेपर पे कि क्वेश्चन आखिर पूछ क्या रहा था और हमको कैसे इसका जवाब देना है। यहाँ क्या करेंगे, हिस्ट्री वाले सर आपको हिस्ट्री का करवाएंगे। हम क्या है कि सेक्शन सेकेंड का हम डिस्कस करवाते हैं, जिसका कि एक संबंध किससे है, हमारे करेंट अफेयर से। देखो क्वेश्चन सबके पास में है, आई थिंक प्रिंट करवा लिए होंगे आप लोग, है ना। देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि इसमें जो चौथा क्वेश्चन है, उस चौथे क्वेश्चन के 5 डायमेंशंस दिए, 5 टाइप्स दिए हैं अलग अलग प्रकार के। तो सबसे पहला क्वेश्चन समझो ध्यान से सारे बच्चे। इसमें कहता है कि वेयर वाज द 18th नेशनल स्काउट्स एंड गाइड्स जम्बूरी ऑर्गेनाइज्ड, डिस्क्राइब इट्स ऑब्जेक्टिव। जम्बूरी समझ में आता है क्या होता है? स्काउट गाइड बस पता है सर, जम्बूरी तो समझ में ही नहीं आया। और जम्बूरी को आप लोग बहुत बार सुने होंगे हिंदी सिनेमा में, आप लोग डायलॉग भी मारते होंगे, नहीं बोलता था है जम्बूरे, जम्बूरे। हाँ, इसका जम्बूरे का मतलब मतलब समूह, फालतू नहीं होता है, इसका मतलब होता है समूह। पालतू नहीं, इसका मतलब होता है समूह। क्या होता है, देखो ध्यान से, यहाँ पर जम्बूरे, इसको हिंदी में कहते हैं जम्बूरा या जम्बूरी, इसका मतलब होता है समूह, है ना, समूह यानी कलेक्शन होता है। ठीक है, देखो ये कहता है कि 18वीं राष्ट्रीय स्काउट्स एंड गाइड्स जम्बूरी का आयोजन कहाँ किया गया था, इसके उद्देश्यों को वर्णन कीजिए, है ना। हमको इसमें 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहला इसका क्या है, पहला इसका पार्ट है इस क्वेश्चन का, एक हमने बोला क्या 3 पार्ट है। पहला पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है कि 18th जम्बूरे का आयोजन कहाँ किया गया, ठीक है। सेकेंड किया बता रहा है कि इसके क्या है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स यानी इसके उद्देश्य क्या है, ठीक है मधुरानी। तीसरा क्या पूछ रहा है विकास, हमसे इससे पूछ रहा है कि वर्णन करना है। वर्णन का मतलब क्या होता है, डिस्क्राइब करना है कि जो आपको आता है सो, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि 18वां जम्बूरे हमारा स्थापना ये मतलब हुआ कहाँ पे था, ठीक है। देखो ध्यान से सारे बच्चे समझो। वास्तव में इसका तो बैकग्राउंड हम नहीं ज़्यादा बताएंगे क्योंकि फिर ज़्यादा बताएंगे तो फिर समय लग जाएगा। देखो समझो जैसे ध्यान से, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब 1914 से हुआ था, उस समय उसके युद्ध का बहुत ज़्यादा प्रभाव आया, परिणाम आया, है ना। लोग बहुत मर गए, जल गए। तो उनमें क्या था कि वहाँ पे यूरोपियन कंट्री में उन्होंने एक युवाओं का, जो यंग युवा होते हैं, उन युवाओं का एक समूह बनाया और उन्होंने क्या किया, वो समूह का काम होता था कि जो युद्ध प्रभावित, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो युद्ध से लोग मरे हैं ना, उनको देख रेख करना था, उनकी सेवा करना था, यानी किसी का मतलब पैर टूट गया, ऑपरेशन मतलब देखभाल करना था। बेसिकली समझो कि ये यंग एनर्जी को क्या करना था, वेलफेयर के काम में हमको लगाना था, ठीक है। हमारे भारत में सबसे पहले 27 से लेकर के 31 दिसंबर 1953 ईस्वी में दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में सबसे पहला आज़ादी के बाद जम्बूरे उसको क्या सम्मेलन का आयोजन किया गया हुआ था, स्काउट्स का, है ना। नेशनल स्काउट्स जो होते हैं, इसका क्या किया गया था, नेशनल स्काउट्स का 27 से लेकर के 31 दिसंबर 1953 में क्या किया गया था, आंध्र प्रदेश में इसका पहला बार आयोजन किया गया था, ठीक। अभी क्या है कि ये 18वां जो जम्बूरे हमारा हुआ है, वो 18वां जम्बूरे हुआ, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन किया गया था वो किया गया था पाली जिला। पाली जिला कहाँ पर है, यह जिला है राजस्थान में, ठीक है। इसके लिए क्या किया गया था, लगभग 220 एकड़ का बड़ा सा एरिया, वहाँ जो बड़ा एरिया होता है, एरिया को एक्वायर कर लिया गया था और वहाँ पर क्या किया गया था उसी को डिस्कस करना है हम लोगों को अपने इस क्वेश्चन में। हो गया, हमसे ही पूछ रहा है, हमको बस यही बताना है। बैकग्राउंड हम आपको समझाने के लिए बोले, उसको नहीं लिखना है। मेन हमको क्या है कि मेन हमको इसके ऑब्जेक्टिव पे काम करना है, ऑब्जेक्टिव इसके क्या क्या है और यहाँ पर क्या है, इसके हमको डिस्क्रिप्शन देना है, यानी हमको इसका वर्णन करना है, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव हमको कैसे डिफाइन करेंगे, ऑब्जेक्टिव को क्या करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। देखो सोचो कि ये स्काउट जो होता है, स्काउट्स जैसे स्कूल में हम लोग एनसीसी ज्वाइन करते हैं ना, वैसे ही स्काउट्स होता है, उसका ब्लू ड्रेस होता है, यहाँ पे टाई लगाएगा लड़का सब लोग रहते हैं, वही स्काउट है। उनका क्या काम था, तो उनका सबसे बड़ा क्या काम है कि एडॉप्टिंग रीन्यूएबल एनर्जी। देखो ध्यान से,
ये जो स्काउट सम्मेलन हुआ था पाली में हो गया। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? इनका ऑब्जेक्टिव है कि एडॉप्टिंग रीन्यूएबल एनर्जी, यानी नवीकरणीय ऊर्जा को स्वीकार करना। देखो क्या है जो हमने कहा कि ये स्काउट्स है यंग लड़का लड़की, और सबसे अच्छी बात क्या है कि इस स्काउट्स में जो पाली में हुआ था उसमें भारत नहीं बल्कि विश्व के भी जो भी देश पार्टिसिपेट किए हैं वहाँ के भी यंग लड़के और लड़कियाँ यहाँ पर पाली में आए हैं। हमारे बिहार से भी पटना के कुछ लड़के वहाँ पर गए थे स्काउट्स में ट्रेनिंग वो पार्टिसिपेट किए हैं। तो उनका क्या काम होता है कि जो उस मेले में आता है, स्काउट्स मेला लगाता है, जो उस मेले में आता है तो ये लड़के और लड़कियाँ लोगों को बताते हैं क्या कि आप ना एडॉप्टेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, यानी आप ना नवीकरणीय ऊर्जा को क्या करो, प्राप्त करो या उसको अपने जीवन में ढालो। मतलब कि इसका उद्देश्य क्या होता है कि स्काउट्स के माध्यम से अपने समाज में वैसे व्यक्तियों को हम क्या करते हैं, वो करते हैं कि आप नवीकरणीय ऊर्जा को क्या करो, स्वीकार करो। इसका पहला उद्देश्य समझ में आ गया सबको? मनीष देखो। यस सर। दूसरा क्या है? यस सर। ये लोगों से अपील करता है। इसका उद्देश्य क्या है स्काउट सम्मेलन का कि रिड्यूसिंग कार्बन फुट प्रिंट। ठीक है मधु, समझ में आ रहा है? मतलब क्या कि कार्बन फुटप्रिंट है, कार्बन फुटप्रिंट को क्या करना, कम करना। कार्बन फुटप्रिंट को कैसे कम करेगा? यानी ये स्काउट्स का जो सम्मेलन है वह लोगों से अपील करता है क्या कि जो कार्बन उत्सर्जन करने वाले यंत्र हैं या फिर जो भी विधियां हैं उसको आप क्या करो, उसको बहुत से बहुत कम कीजिए। यानी जितना ज़्यादा कार्बन इमिशन होगा हमारे इन्वायरमेंट में वो इन्वायरमेंट के लिए उतना ज़्यादा क्या होगा, हार्मफुल होगा। तो ये लोगों से क्या करता है, अपील करता है। जैसे कि कहीं इंडस्ट्री है या किसी का मोटरसाइकिल का धुआं बहुत निकल रहा है तो उसको बोलेगा तुम ठीक करो। इनका क्या है, मोटो क्या है? पहला हो गया कि नई नवीकरणीय ऊर्जा को प्राप्त करना है। दूसरा क्या है कि लोगों से यह अपील करता है यह सम्मेलन कि आप कार्बन को क्या करो, कार्बन को आप कम इमिट करो। ठीक है, अब देखो ये क्या कहता है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास, लिखते रहना सारे बच्चे लोग, है ना, सतत विकास। यानी इसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि सतत विकास की परिकल्पना जो कॉन्सेप्ट होता है उस सतत विकास के कॉन्सेप्ट को हमको क्या करना है, हमको प्राप्त करना है। और सतत विकास के मार्ग में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं, जितने भी ऑब्स्टेकल, उसको क्या करना है, दूर करना है। जैसे यदि कहीं पर एजुकेशन है तो एजुकेशन हमको देना है ना, कहीं पे हेल्थ नहीं तो हमको हेल्थ के लिए हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, देखेंगे उनको। ठीक है, अगला उद्देश्य क्या है कि स्काउट का काम है बायो डाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, यानी जैव विविधता क्या, संरक्षण। अब देखो, आप देखिएगा कि जब भी हमारे यहाँ गंदगी होती है अपने शहरों में तो वो लोग क्या करते हैं, एनसीसी का लड़का या सीआरपीएफ का लोग सब आता है, रोड साफ करता है, पॉलिथीन उठाता है ना, वो क्या करता है, वो हमारे लिए बेहतर काम करता है अपने, हमारे किसके लिए, इन्वायरमेंट के लिए। तो जो स्काउट्स होते हैं या एनसीसी के बच्चे होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी, यानी यदि हमारे यहाँ कहीं जैव विविधता का क्षरण हो रहा है, हरण हो रहा है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे, है ना। इसलिए देखिएगा वो लोग नाला भी साफ कर देते हैं, पेड़ पे झाड़ू भी लगा दिया, वृक्षारोपण भी कर लिया। यदि कोई जंगली जानवर घायल है उसका इलाज भी करते हैं, कौन, स्काउट्स वाले। आप लोग स्कूल में देखे होइएगा इन सब चीज़ों को। ठीक है मनीष, आगे चलें। फिर पांचवा उद्देश्य क्या है इनके सम्मेलन का कि मेंटेन इन्वायरमेंटल बैलेंस, यानी पर्यावरणीय संतुलन। समझ में आ रहा है पूनम, संतुलन को बनाए रखना। अब देखो स्काउट्स का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्या, पर्यावरणीय अस्थिरता लगता है तो हम पर्यावरण को क्या करेंगे, बैलेंस करने का काम करेंगे। यानी बैलेंस कैसे करेंगे, तो ये ह्यूज मात्रा में क्या करेंगे, प्लांटेशन करेंगे। ठीक है, टॉपिक आपका लिया गया है कहाँ से, मतलब ये टॉपिक हम पढ़ाए थे ये मधु क्लास में। अब राजस्थान में हुआ है तो राजस्थान जाना जाता है विकास बाबू टूरिज्म के लिए, राइट, है ना। स्काउट का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है, प्रमोट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। सातवां पॉइंट क्या लिखेंगे, प्रमोट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। ये क्या होता है, जवाबदेही, जिम्मेदार नहीं, जवाबदेही पर्यटन को बढ़ावा देना। देखो जो स्काउट्स का मीटिंग हुआ था राजस्थान में, जो हर देश के युवा युवती आए थे, भारत के भी हर कोने से आए हुए थे, उनका उद्देश्य है लोगों को बताना कि देखिए यदि आपके राज्य में, आपके देश में कोई टूरिज्म या टूरिस्ट का हॉट स्पॉट है
तो आप वहाँ के लोगों को, जो स्थानीय लोग, उसको समझाइए कि यदि आपका व्यवहार सही रहेगा तब ना लोग आपके यहाँ टूरिज्म करने आएगा। मान लो कि हम गया में गए, कोई मेरा मोबाइल चुरा लिया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वहाँ मत जाओ, वहाँ पर लोग सब चोर है, यही ना बोलेंगे विकास। तो ये स्काउट बताता है क्या अपने लोग, स्थानीय लोगों की, अगर आपके यहाँ टूरिज्म हॉट स्पॉट है तो आप अपने रीजनल स्थानीय लोगों को समझाइए और एक जवाबदेही पर्यटन का कॉन्सेप्ट बनाइए, ताकि टूरिस्ट आपके पास में आएगा तो क्या करेगा, आसानी से पूर्वक घूमेगा, तब ना आपकी इकोनॉमी बूस्ट होगी। ठीक है, कि टू गाइड यूथ ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है ना, बहुत, जो 2016 में जोड़ा गया था। 16 में भी इसका एक मीटिंग हुआ था लास्ट बार। इसका हालांकि सिस्टम कि हर 2 साल में होना चाहिए, लेकिन पैसा बहुत लगता है इसमें भाई, मेंटेन करने में सरकार को हालत खराब हो जाता है। तो टू गाइड यूथ ऑफ इंडिया एंड क्या वर्ल्ड। अब देखो ये क्या कहता है मधुरानी, कि स्काउट के जो लड़के लड़कियां हैं ना, वो तो युवा होते ही हैं, साथ में वो क्या करता है मनीष, वो अन्य युवाओं को, युवतियों को प्रेरित करता है। क्या गाइड मतलब होता है प्रेरित करना, उनको दिशा निर्देश देना कि भाई तुम देश के क्या हो, तुम देश के युवा पीढ़ी और देश का विकास तुम पर ही निर्भर है, इसलिए तुम किसी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं हो। तो ये था क्या आपका शॉर्ट क्वेश्चन, लिख लोगे अब इसको मजे से, चलो आ गया समझ में। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना, अब हमने क्या कहा, वर्णन करना है। अब जरा बताओ तो, अगर हम ये पॉइंट लिखे तो इसको डिस्क्राइब नहीं कर लोगे एक एक 2 लाइन में? नहीं बोल रहे हो? जी सर। जी सर, कर लेंगे। उसी को बोलते हैं वर्णन। तो पहला पॉइंट खत्म हो गया। देखो बी क्वेश्चन क्या कहता है, समझो ध्यान से। एक्सप्लेन, जहां समझ में नहीं आएगा पूछिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है बच्चों को। एक्सप्लेन द मैंडेट ऑफ यूनाइटेड नेशंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क इन मैनेजिंग द पीस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी एसडीजी गोल 16 जो है उसके आधार पर। देखो हिंदी में क्या कहता है, हिंदी में कहता है कि राष्ट्र संघ के लोक प्रशासन नेटवर्क के शांति व सुदृढ़ संस्थाओं के प्रबंधन के सतत विकास उद्देश्य 16 के शासनादेश का उल्लेख। हिंदी बड़ा मुश्किल है, इंग्लिश में थोड़ा समझने का प्रयास करते। देखो हमारे पास में पहले इस क्वेश्चंस का कीवर्ड क्या है, ये तो लंबा क्वेश्चन है नाम का, लेकिन दे दिया कितना, 8 नंबर का दे दिया है की पॉइंट। देखो इसमें की पॉइंट हमारे पास में क्या है, सबसे पहला की पॉइंट मेरे पास में क्या आता है, UNPAN, यूनाप इसको बोलते हैं, अनपैन है ना, यूनाइटेड नेशंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क है ना। अब क्या कहता है कि एक्सप्लेन द मैंडेट, हमको क्या करना है, इसका मैंडेट हमको बताना है। मैंडेट का क्या मतलब होता है, मैंडेट का मतलब होता है कोई शासनादेश है ना, मतलब कोई आदेश समझ लो। UNPAN का आपको क्या बताना है, शासनादेश बताना है, किसके संदर्भ में, SDG 16 के संदर्भ में। अब देखो ध्यान से कि UNPAN जो होता है, इसका जो शासनादेश है वो SDG गोल के संदर्भ में कैसे काम करेगा, कैसे काम करेगा यह शासनादेश, जो हमारे विश्व में क्या करेगा, शांति और सुदृढ़ संस्थाओं का निर्माण करेगा। शांति का मतलब पीस हो गया, और ये सुदृढ़ का क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। देखो प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि हमें UNPAN के वैसे मैंडेट्स को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, समझाना है, SDG 16 गोल के संदर्भ में, जो क्या करता है, जो शांति और सुदृढ़ संस्थाओं की स्थापना के लिए जिम्मेदार होता है। तो सबसे पहले हमको क्या समझना है कि जो हमारा SDG गोल 16 के जो पॉइंट्स हैं, उस 16 का पॉइंट्स आखिर है क्या, जिसके माध्यम से क्या होता है, हमारे दुनिया में या वर्ल्ड में शांति और क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन का निर्माण होता है। ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत? पहले देखो ध्यान से क्या है, ये जो SDG गोल है इसका टारगेट कितना है, 2030। पढ़े हो ना, सतत विकास लक्ष्य पढ़े हैं ना आप लोग करंट अफेयर्स में या न्यूज़पेपर में पढ़े हैं? जी सर। तो वही सतत विकास लक्ष्य हमारे पास में क्या है, हमारे पास में 2030 के क्या क्या 16 मैंडेट है। देखो ध्यान से, इनके जो सतत विकास लक्ष्य के 16 के जो मैंडेट्स है, यानी जो भी उसके वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स क्या करता है, वही वर्ड्स वास्तव में इसके शांति और सुदृढ़ीकरण की स्थापना के लिए को बल देता है। तो आपको करना क्या होगा कि आपके जो उसके SDG के टारगेट्स हैं, जो मैंडेट्स हैं, उस मैंडेट्स को यहाँ पर लिखना है। इसके मैंडेट्स क्या क्या हैं समझिए ध्यान से। अगर मैंडेट्स याद नहीं भी हो ना, तो ये इतना महत्वपूर्ण है कि हर जगह आपको काम देगा। देखो हम अपनी दुनिया को शांति कैसे दे सकते हैं,
जब हम अपने समाज से क्या करें अनामिका, हिंसा और डेथ रेट को कम करें, तब ना हम शांति बैठाएंगे। तो इसका सबसे पहला मैंडेट क्या होता है कि रिड्यूस वायलेंस एंड डेथ रेट, यानी क्या करना है, ये स्तुति अपने यहाँ विश्व से हिंसा और क्या करना है, मृत्यु दर को कम करना है। पहला मैंडेट समझ में आ गया, इसको लिख लोगे। सेकेंड मैंडेट कहता है कि इंड एब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन, यानी हमको जो गाली किसी को देते हैं, गाली को उसको नहीं बोलेंगे, मतलब कि नहीं किसी का शोषण करते हैं बहुत ज़्यादा, खास करके यह बच्चों के संदर्भ में कहा गया है कि हमारा देश, हमारा दुनिया शांति में कब होगा और कब हमारा दुनिया मजबूत होगा, जब हम बच्चों को ट्रैफिकिंग करना बंद कर दे, जब हम बच्चों का तस्करी करना बंद कर दे, जब हम बच्चों के अंग का व्यापार करना बंद कर दे, है ना। ये हुआ दूसरा मैंडेट। तीसरा मैंडेट क्या कहता है कि हमारे पूरे विश्व में मतलब एग्जीक्यूशन ऑफ रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, यानी पूरे विश्व में कानून का शासन स्थापित होना चाहिए, न कि किसी देश के संविधान का। यदि रूल ऑफ लॉ लागू होगा तो दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति जहां से बिलोंग करता है उस लॉ के अनुसार क्या करेगा, अपनी गतिविधियों को पूरा करेगा। तो हमारे समाज में क्या होगा, हमारे समाज में अनुशासन आएगा, डिसिप्लिन आएगा, और वह डिसिप्लिन हमारे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए क्या है, सबसे बड़ा उत्प्रेरक होता है। अब देखो रूल ऑफ लॉ हो गया। अगला क्या कहता है कि 2030 तक, 2014 ये क्या है कि 2030 तक पूरे विश्व से हमको अवैध व्यापार को क्या करना है, खत्म। जो इलीगल हम ट्रेड करते हैं, खास करके अमेरिका और मेक्सिको के बीच में बहुत ज़्यादा होता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के देशों में बहुत ज़्यादा अवैध व्यापार होता है। तो 2030 तक जितने भी कंट्री है ना, उस कंट्री के मतलब शासक का, राजा का, या उसको प्रेसिडेंट या पीएम कह लो, उनको यह बताया गया कि भाई हमको पूरा देश दुनिया आगे मिलकर बढ़ेंगे, तो आप अपने यहाँ से क्या कीजिए, आप अपने यहाँ से जो इलीगल ट्रैफिक व्यापार होता है उस इलीगल व्यापार को क्या कीजिए, बंद कीजिए। आपके यहाँ जो वित्तीय अनियमित यानी फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी जो होता है ना, पैसा का लेन देन जो होता है, उस पैसा के लेन देन को आप क्या कीजिए, समाप्त कीजिए, यानी कंट्रोल कीजिए, कुछ अपना लॉ बनाइए। तो मिल करके हम क्या करेंगे, और आपके पास में जो लोकल रिसोर्सेज हैं, हर देश के पास रिसोर्सेज होता है, मधु, किसी के पास पानी ज़्यादा है, किसी के पास हीरा है, किसी के पास सोना है, तो आपके पास जो लोकल रिसोर्सेज हैं उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए अपने सीमा क्षेत्र में। ये इनका क्या था, ये इनका चौथा गोल हो गया। पांचवा गोल क्या कहता है कि इंड करप्शन एंड ब्राइबरी, यानी दुनिया के जितने भी देश हैं, सभी देश लगभग इस गोल को अपनाया है। तो सभी देश 2030 तक कसम खाया हुआ है अपने मम्मी का, अपने पिताजी का, क्या कि हम 2030 तक क्या करेंगे, भ्रष्टाचार और घूसखोरी को खत्म करेंगे। इसका जो ये छठा गोल है एसडीजी वाले का कि हम कैसे अपने आप को पीस लाएंगे पूरी दुनिया में, उसके लिए कहता है कि ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, यानी कोई भी संस्था हो, अंतर्राष्ट्रीय संस्था हो, चाहे वर्ल्ड बैंक की बात करते हो, आईसीजे का बात करते हो, किसी भी यूएन का बात करते हो, तो सब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, यानी उनकी जो एक्टिविटी हो काम करने का वह कैसा हो, वह पारदर्शिता पूर्वक काम करता है, किसी के मन में क्षोभ ना रहे। तो हमारा देश क्या होगा, पूरा विश्व हमारा कैसा होगा, हमारा पूरा विश्व शांति और मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ खड़ा होगा। ठीक है। अगला क्या कहता है कि प्रत्येक देश में, अगला इसका पॉइंट है, 7वां या 8वां पॉइंट होगा कि आपको क्या होगा कि उत्तरदायी प्रतिनिधि निर्णय लेना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि रिस्पॉन्सिव बोलते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। मतलब यह कि यदि आप सरकार हैं, आप संस्थान हैं, संसद हैं, तो आप जो भी निर्णय लीजिएगा उस निर्णय को अपने यहाँ अपने देश में क्या कीजिएगा, वाणी कठोरता के साथ लागू कीजिए कि हमको जब ये करना है तो करना ही है, किसी प्रकार का उसमें आप लूज नहीं कीजिएगा अपने लॉ का। ठीक है। तो अगला कहता है क्या कि ब्रॉडेन एंड स्ट्रेंथन क्या, डेवलपमेंट, यानी आपके देश में यदि विकास बड़ा हो रहा है, विकास का मधु प्रसार बड़ा हो रहा है, तो जो भी एसडीजी गोल अपनाए हुए देश है ना, तो एक देश दूसरे देश की क्या करेगा, विकास में मदद करेगा। अगला कहता है कि एनी टाइम एंड 24/7 पब्लिक एक्सेस इंफॉर्मेशन होना चाहिए, यानी दुनिया में कोई भी व्यक्ति विश्व के किसी भी संस्थान या संगठन की जानकारी 24/7 1 क्लिक करके इंटरनेट के माध्यम से कभी भी प्राप्त कर ले, और वह जानकारी बिल्कुल पारदर्शी पूर्वक और फिल्टर होकर के आया हुआ हो जानकारी, किसी प्रकार का गलत जानकारी वहाँ पर अपलोड नहीं करते हैं, मतलब कि जानकारी कैसा हो, फिल्टर्ड वहाँ पर इंफॉर्मेशन प्राप्त हो। ठीक है। अगला पॉइंट कहता है कि पीस एंड जस्टिस, यानी प्रत्येक देश जो एसडीजी गोल को अपनाया, हमारे बिहार भी अपनाया हुआ है, तो अपने यहाँ क्या लाएगा, पीस और जस्टिस के लिए काम करेगा।
जैसे हमारे मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं, वो क्या करते हैं, हमारे इंडिया भी तो एसडीजी का अपनाया हुआ है विकास, वो क्या करते हैं, सबका साथ सबका विकास और सबको न्याय सामान्य बोलते हैं ना। वैसे ही एसडीजी गोल के अपनाने वाले हम, अगर हम जस्टिस अपनाएं और पीस सबको दे तो हमारा देश क्या होगा, पूरा दुनिया हमारा एक साथ में मिलकर के आगे बढ़ेगा। बात समझ में आया। फिर आगे क्या गोल कहता है, जेंडर इक्वालिटी, यानी जो भी एसडीजी इंडेक्स को अपनाने वाले देश हैं तो हम विश्व को कब पीस देंगे, विश्व को कब एक मजबूत हम संस्था के रूप में परिवर्तित करेंगे, जब हम अपने समाज में जेंडर इक्वालिटी को स्थापित करेंगे, यानी लड़का और लड़की, स्त्री और पुरुष में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहेंगे, यानी हम लड़की को भी उतना ही आगे बढ़ने का अधिकार देंगे जितना कि हम किसको दे रहे हैं, लड़का को दे रहे हैं। ठीक है। अगला पॉइंट कहता है कि हम कब अपने आप को पावरफुल या विश्व में शांति स्थापित करेंगे, जब जो डेवलप्ड कंट्री है वह यह रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट हम उसको क्या करें, प्राप्त करवाए, उसको हम दें, है ना। और सबसे बड़ी बात कि जो भी एसडीजी गोल रहने वाले देश हैं अपनाने वाले, वो लाइव ऑन अर्थ एंड लाइव बिलो वाटर, समझो ध्यान से, अच्छा वर्ड है, लाइव ऑन अर्थ एंड लाइव ऑन अर्थ एंड लाइव अंडर वाटर, यानी जमीन पर जीवन और पानी के नीचे जो जीवन है उसको संरक्षित रखिए। मतलब क्या हुआ कि समुद्र के नीचे जो समुद्री जीव है जिनका हम लोग यूज करते हैं सोर्सेज के रूप में, उसको हमको क्या होगा, उनको हमको प्रोटेक्शन देना होगा। और जो जमीन पर रहने वाले जैसे मनुष्य हो गया, जंगली जानवर हो गए, जीव जंतु हो गए, उनको भी प्रोटेक्शन देना किसका अधिकार होगा, एसडीजी का। अब जरा सोचो, इतने पॉइंट्स को हम अगर लिखेंगे तब हम सेटिस्फाइड कर पाएंगे इस क्वेश्चन के आंसर को, तब हम क्या बोलेंगे कि वास्तव में यदि हम इसका एग्जीक्यूशन अच्छे से करेंगे तो हमारा देश कैसा होगा, पूरा विश्व कैसा होगा मनीष, हम वास्तव में कैसा होंगे, हम समृद्ध होंगे और हम कैसा होंगे, शांतिमय देश होंगे। प्रकार का देखो सी क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्कस द राइट बेस्ड ई सर्विस डिलीवरी सिनारियो ऑफ बिहार। तो बिहार में एक पॉइंट हुआ था राइट टू पब्लिक सर्विस, है ना, आरटीपीसी इसको बोलते हैं मनीष, निजेश, राइट टू पब्लिक सर्विस यानी क्या, लोगों को सेवा का अधिकार। तो राइट टू पब्लिक सर्विस आखिर है क्या, इसी से पूछा गया है कि डिस्कस द राइट बेस्ड ई सर्विस डिलीवरी सिनारियो ऑफ बिहार, यानी बिहार के अधिकार आधारित ई सेवा प्रदायगी परिदृश्य का वर्णन करो। देखो ये जो आरटीपीएस है, यह आरटीपीएस हमको ई सर्विस कैसे देता है, इस पर आपको नोट्स नहीं मिलेगा, नोट्स नहीं आपको न तो इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगा, न तो इसके वेबसाइट पर मिलेगा, बल्कि ये न्यूज़पेपर में के थ्रू ये आपके पास में जो बुद्धि काम करता है उसका आधार पर इसको बना पाइएगा। देखो क्या कहता है, समझ में क्वेश्चन आ गया कि जो इसमें आरटीपीसीएस के बारे में लिखना है कि आरटीपीसीएस हमको ई सर्विस कैसे देता है। सबसे पहला मतलब कैसे सेवा डिलीवरी करता है, ठीक है, डिलीवरी मतलब कैसे प्रदान करता है। तो देखो पहले हम क्या जाने कि इसका सर्विस, इस सर्विस में हमारे पास में क्या क्या है। देखो तो इस आरटीपीसी यानी राइट टू पब्लिक सर्विस के माध्यम से हम घर बैठे अपना कास्ट, इनकम और क्या कौन सा प्रमाण पत्र होता है जी, जाति का हो गया रेजिडेंशियल, यानी राधे श्याम जी समझ में आ रहा है, आय और आवासीय। आज बहुत बच्चा सब भाग गया, बोलता है क्या पढ़ें, ये सब मजा नहीं आता है पढ़ करके, ठीक है बात है। देखो ये सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है कि पब्लिक, ये हमारे पास में राइट है, समझना, बिहार सरकार ने राइट टू पब्लिक सर्विस अमेंडमेंट पास किया है विधानमंडल से और जनता को अधिकार दिया है। हमारा अधिकार है, यदि हम नहीं करेगा ना सरकार तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। मौलिक अधिकार नहीं, बस हमको क्या है, हमारा अधिकार है, नागरिक, ये नागरिक अधिकार है, सिटीजन, हाँ सिटीजन राइट हमको है, ये डीपीएसपी हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास में क्या है कि ई सर्विस के माध्यम से हम घर बैठे कास्ट, इनकम और क्या कर सकते हैं, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट को हम बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा सर्विस क्या है, इसमें क्या कहता है कि ये टाइम बाउंडेड सर्विस है। टाइम बाउंडेड सर्विस का मतलब होता है कि टाइम बाउंडेड सर्विस मतलब क्या होता है, नियत समय पर मतलब उपलब्ध करा देगा सर्विस। आपको क्या लगता है कि हम इसको नहीं बताएंगे, बताएंगे इसको भी हम कि क्या होता है। देखो टाइम बाउंडेड सर्विस क्या होता है, यानी ये हमको इस सर्विस में कैसा प्रोविजंस किया गया हुआ है कि यदि कोई भी नागरिक बिहार राज्य का निवासी यदि इसके माध्यम से सर्विस लेता है तो एक नियत समय के भीतर आपको वह क्या मिलेगा, वह सेवा मिल जाएगा। इसका एक्सटेंडेड टाइम है 10 दिन, यानी 10 दिनों के भीतर में आपको अप्लाई किए, जो भी आप अप्लाई करेंगे वो हर चीज़ आपको क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा, ठीक है।
और इसमें क्या कहता है आरटीपीएस में कि आप इसके माध्यम से जो भी काम करेंगे वह 24/7 क्या होगा, उपलब्ध होगा। यानी आप रात दिन कभी भी एप्लीकेशन को देख एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं, सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं, यदि किसी प्रकार का क्यूरी है तो क्यूरी में आप मेल भेज सकते हैं, प्लस क्या कि आपको 24/7 सपोर्ट भी मिलता है। जैसे बिहार में है ना 118 डायल है कि रात दिन मतलब लड़की काम करती है पुलिस वाला में कि कोई भी दिक्कत हो तो फ़ोन करते हैं, लोग पहुंच जाता है वहाँ पे थाने वाले। वैसे ही 24/7 क्या है, इसका सर्विस है कि घर बैठे आप कभी भी क्या कर सकते हैं, इसकी सर्विस को आप ले सकते हैं। एनी टाइम एनी वेयर 24/7 दिस सर्विस इज अवेलेबल इन बिहार। ठीक है, सबसे अच्छी बात क्या है कि आप किसी भी नेटवर्क से आप इस सर्विस को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। नेटवर्क का मतलब हुआ क्या कि या तो आप इसको अगर कहीं पर है तो ऑफलाइन मोड में जाइए। ऑफलाइन का मतलब क्या हो गया, आप देखिएगा कि आपके बिहार में ना कियोस्क सर्विस बहुत चलता है, नहीं हो गया कि बैंक का है, बैंक का कहीं छोटा सा दुकान खोल के बैठ गया, उसी को बोलते हैं कियोस्क सर्विस। तो यदि कोई बच्चा या कोई आदमी अनपढ़ है तो वो क्या कर सकता है, इस सर्विस को आप ऑफलाइन माध्यम से भी इस कियोस्क में जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, या साइबर कैफे के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, आप जिस भी विभाग से, जैसे कि आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना है तो आप जाकर के क्या बन सकते हैं, बीडीओ ऑफिस से जाकर के आप इसको बना सकते हैं। तो ये हमको क्या दे रहा है, ये हमको अधिकार दे रहा है। उसके बाद क्या तो ये सारा ऑनलाइन ही होता है ना सर, ऑफलाइन ही ना होता है? नहीं, अब मान के चलिए मनीष कि आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट अप्लाई करना है, हमारा मन हुआ कि नहीं हम ऑफलाइन जाके जमा करेंगे, तो वीडियो थोड़े मना करेगा हमको नहीं लेने का। हम नहीं होता है सर। अरे सुनो मेरी बात को, वीडियो ऑफिस में जा करके वहाँ भी तो रहता है ना भाई, कैफे वाला या सरकारी एक कंप्यूटर देता है, हम वहाँ से भी ऑनलाइन माध्यम में अप्लाई कर सकते हैं। मेरे कहने का ये मतलब हुआ, कागज वाला सिस्टम में खत्म कर दिया। बिहार सरकार क्या किया है, प्रत्येक ब्लॉक में जो कंप्यूटर होता है स्टाफ, वहाँ पर बैठना है, आप वहाँ पर भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। समझे नहीं जी, हम ये बोलना चाह रहे थे। कोई दिक्कत नहीं सर, तो पहले- पंचायत में होता है सर ये। हाँ, सर फोन से भी हो जाता है ये। पंचायत में आप ऑनलाइन करवा सकते हैं, एक स्टाफ देता है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रहता है उसका नाम पंचायत हाँ, में। तो दिया ना आखिर, तो उसी को ना बोलते हैं, मतलब हम तो वहाँ फिजिकली गए ना जी, जी इसी को पंचायत में। हाँ, इसी को हम बोलते हैं ऑफलाइन सर्विस। हाँ, मोबाइल से तो कर लो। पंचायत में जाने का जरूरत नहीं होता, मोबाइल पे साइट जो होता है ना उससे हो जाता अरे है। मान लो कि हमको मेरा मन है कि जाकर के हम पंचायत में अप्लाई करें, हम पढ़े लिखे नहीं हैं मधु, हमको नहीं पता कि मोबाइल से कैसे एप्लीकेशन जमा करना पड़ता, तो मेरे पास क्या विकल्प बचेगा, और जो उस कंडीशन में वही जाना होगा। तब बताइए। तो एक तरफा नहीं सोचना है। बिहार में भांति भांति के लोग हैं, मतलब कुछ बहुत पढ़े लिखे हैं, कुछ मध्यम पढ़े लिखे हैं, कुछ बीच वाले हैं, नहीं क्या कि सबका व्यवस्था बिहार सरकार करता है कि नहीं करता है। ठीक है, जी। अब देखो अगला इसमें क्या कहता है, सर्विस प्लस इनबॉक्स। ये क्या हो, इसको बोलते हैं SPI। ये SPI क्या हो गया, यानी इसके कास्ट का, इनकम का, इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, आप देखिएगा कि जब RTPS का वेबसाइट खुलिएगा rtps.bih.in, इसमें जब खोलिएगा तो लेफ्ट साइड में ना आपके विभिन्न प्रकार के विभाग का नाम आ जाएगा। देखो कि नहीं, ये भूमि विभाग का, उत्खनन विभाग का, पर्यावरण विभाग का, उद्योग विभाग का। तो आप इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, सर्विस प्लस इनबॉक्स, यानी आपको एक ही वेबसाइट में क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के विभागों की जानकारी आपको मिल जाएगी। यानी अब आप कास्ट के, इनकम के, रेजिडेंस के अलावे आप अपने ज़मीन के निबंधन का रजिस्ट्री भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपने ज़मीन का टैक्स जमा कर सकते हैं, बिजली बिल जमा कर सकते हैं। समझ में आया, इसी को बोलते हैं सर्विस प्लस इनबॉक्स। समझ में आ गया सबको। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको अगर अप्लाई कर दिए हैं तो बिहार सरकार, चूंकि टेक्निकल चीज़ है, आपको वह क्या करेगा, आपको वह बिहार सरकार आपके एप्लीकेशन का क्या करेगा, ऑनलाइन स्टेटस बताएगा। किसके माध्यम से, SMS के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से। इसका ट्विटर भी रहता है बिहार सरकार का, है ना सर। SMS तो ईमेल के माध्यम एक से। मैसेज आता है सर के डिजी लॉकर में भी देख सकते हैं। हाँ, डिजी लॉकर का। अब क्या है कि आपके जो भी सर्टिफिकेट हैं, है ना, बिहार सरकार क्या करता है, आपको डिजी लॉकर का सर्विस देता है और 15 GB तक का आपको स्टोरेज देता है। आपके जो भी डॉक्यूमेंट है, बढ़िया डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट, सब आप इसको डाउनलोड की अपलोड कर दीजिए, आपका सुरक्षित रहेगा, पैसा आपको नहीं लगेगा। और आप कहीं अगर बिहार सरकार के इसमें रखते हैं ना डिजी लॉकर में, तो आपको कहीं पर भी फिजिकली डॉक्यूमेंट लेकर के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, खाली BPSC के इंटरव्यू के समय छोड़ करके, बाकी कहीं भी जाइए आप इसको दिखाइए, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, है ना।
तो यही क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा था कि बिहार के अधिकार रहित ई सेवा प्रदायगी परिदृश्य का वर्णन करें। तो यही सेवा पर हमको मिल गया प्रदायगी, पूनम समझ में आ गया। इसी को क्या करना, लिखना था। कितना आसान क्वेश्चन है बताओ, हो गया पूनम। डी क्वेश्चन कहता है कि डिस्क्राइब द एफर्ट्स मेड इन द फील्ड ऑफ सोलर पावर जनरेशन इन द स्टेट ऑफ। क्या कहता है कि इसमें पहले कीवर्ड देखो कि हमको कीवर्ड क्या खोजना है, कीवर्ड क्या खोजना है। देखो कि बिहार राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में, है ना, यानी सोलर एनर्जी प्रोडक्शन, पहला कीवर्ड हमारा हो गया, के क्षेत्र में किए गए प्रयास, प्रयास का मतलब क्या हो गया, हमारे एफर्ट्स, एफर्ट्स यानी प्रयास। हमको बस 2 ही पॉइंट लिखना है, और कहाँ पर लिखना है, बिहार में क्या क्या कर रहा है, इसी को लिखना है, प्रयास को। ठीक है, देखो तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि सोलर एनर्जी जो होता है, इस सोलर एनर्जी को बिहार में, देखो यहाँ पर ध्यान से, अगला इसमें सबसे पहले हमको ये समझना है कि हमारे बिहार में जो रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर एनर्जी का है, उसको एक्सपेंशन करने का जिम्मा किसके पास में है। तो हमको बार बार बताते पेपर सेकंड में, वो किसके पास में है, तो बिहार इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, बीआरडीए कहते हैं सर उसको, ब्रेडा को है। हाँ बीआरईडीए है सर। ठीक है सर, तो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट अनिवार्य कर दिया ना 10% इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सोलर एनर्जी। हाँ हाँ, उसको भी देखेंगे अभी क्वेश्चन में। देखो ध्यान से मधु कि बिहार में क्या है कि जो सोलर में जो भी इनिशिएटिव्स हो रहा है, उन सारे इनिशिएटिव्स के लिए जिम्मेदार कौन है, वह जिम्मेदार है ब्रेडा। ब्रेडा का क्या फुल फॉर्म होता है, बी से हो गया बिहार रिन्यूएबल एनर्जी, आर का मतलब हो गया रिन्यूएबल एनर्जी, ई का मतलब क्या, सर रिन्यूएबल एनर्जी आर ई का हो गया, आर ई का मतलब यही हो गया, डी का मतलब क्या हो गया, डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना, इसी को क्या बोलते हैं, ब्रेडा बोलते हैं। देखो ये ब्रेडा हो गया। अब इसका काम क्या है, इसका काम है कि बिहार में जहां कहीं भी हो, हमको क्या करना है, सोलर एनर्जी को हमको बढ़ावा देना है। देखो यहाँ पर सर्टिफिकेट का पीठी आप लोग दिए हुईएगा, दिए है ना, क्वेश्चन आया तो दरभंगा वाला, यानी जी सर। इसने क्या किया है, क्या प्रयास किया बिहार सोलर के लिए, कि यह क्या किया है नदी के ऊपर कि फ्लोटिंग, क्या किया है, फ्लोटिंग सोलर प्लेट का क्या किया है, स्थापना किया है। लिखेंगे यहाँ फ्लोटिंग सोलर प्लेट लगाया है इन्होंने बिहार में, है ना। ये सबसे पहले काम कहाँ किया है, सबसे पहला ये दरभंगा में लगाया है ना। कौन सा गांव में लगाया है वो महत्वपूर्ण नहीं है, पता होगा सब लोगों को, नहीं पता बस दरभंगा लिखना, यानी क्या लिखना, मधुबनी। देखो यहाँ पर ध्यान से, ये दरभंगा का इलाका और ये मधुबनी का जो इलाका है, इन सारे में पोखरी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो पोखर पे ही क्या किया है, इन्होंने सोलर प्लेट लगा दिया है, और नीचे मछली भी रहेंगे और हमको क्या होगा, बिजली भी उत्पादन होगा। क्लियर हो गया। दूसरा क्या एफर्ट किया है, राव की मदद से हमारे बिहार में ब्रेडा ने क्या किया है, सोलर ट्री का क्या किया है, विकास किया है। राव क्या है बताओ तो, स्तुति हो क्लास में तुम्हारे घरे पर, राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ना जी, पूसा में, समस्तीपुर। तो वही तो है कॉलेज में 20 kV का हाँ बिजली उत्पादन होता है जीडी कॉलेज। हाँ, अब क्या है कि राव जो है, इन्होंने क्या किया है, ब्रेडा के तकनीकी सहयोग से इन्होंने एक ऐसा पेड़ डेवलप किया है। देखो पेड़ क्या मतलब कि एगो लोहा का डंडा रहता है, ऐसे निकाल दिया डंडा एक तो, और क्या किया यहाँ पर सोलर प्लेट लग, इसको ऐसे करके सोलर प्लेट लगा दिया। ठीक है, एक डंडा यहाँ निकाल दिया, क्या लगा दिया यहाँ पर, सोलर प्लेट लगा दिया। एक डंडा यहाँ निकाल दिया, सोलर प्लेट लगा दिया, है ना। एक डंडा यहाँ निकाल दिया, क्या कर दिया, सोलर प्लेट लगा दिया। ऐसे ही है, कैपेसिटी के अनुसार कितना, समझ में आएगा। इसी को बोलते हैं सोलर ट्री। तो ये कौन डेवलप किया है, राव किया है। अब इसका काम क्या होता है, इस चीज़ को समझो ध्यान से। यह जो सोलर प्लेट है या सोलर ट्री है, ये एनर्जी के बाद में 5 HP के मोटर को यह क्या कर सकता है, चला सकता है, पावरफुल होता है ये। और ये 20 kV का क्या करता है, किलोवाट का एनर्जी हमको देता है, और ये सफिशिएंट बिजली होता है इतना करने के लिए। इसका प्रयोग किया कहाँ गया है, देखो ध्यान से, यहाँ समस्तीपुर में इसका यूज किया गया है सोलर ट्री का। हमारे बिहार में इरिगेशन में किया जा रहा है मधु, है ना। जरा सोचो बिजली कितना बचेगा, हमारा बचेगा ना। क्या है कि अब इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से हमारा सोर्स से बिजली आया, ये क्या किया, मोटर को चलाया, जमीन से पानी लेकर क्या किया, खेतों को दे दिया। तो बेसिकली इसका यूज कहाँ किया जा रहा है, बिहार में, इरिगेशन में। तो ब्रेडा ने अब इसका एक्सपेंशन कहाँ कर दिया है, समस्तीपुर में भेजा है, पश्चिम चंपारण में भेजा है, यहाँ गोपालगंज में भेजा है, रोहतास में भेजा है, किशनगंज में भेजा है, मुजफ्फरपुर में दिया है, सीतामढ़ी दिया। मतलब अभी केवल 14 डिस्ट्रिक्ट्स में ही इस प्रकार के सोलर क्या लगे हुए हैं, ट्री लगे हुए हैं, और इसको और ज़्यादा बिहार सरकार बढ़ा रहा है अपने। जो कांवड़ ताल है ना बेगूसराय में, वहाँ पर भी ला देगा, भागलपुर में भी उसको ला देगा। हम लोग के छत पे लगाने के लिए भी बोला है। हाँ वो है, वो स्कीम में हमारे पास में है। ठीक है,
आगे क्या इसका प्रयास है, हम एफर्ट बता रहे हैं। एफर्ट इसका क्या क्या है ब्रेडा का, कि ब्रेडा को बिहार सरकार पावर देगी, तुम भाई कुछ काम करो उसके लिए। तो ब्रेडा ने क्या किया है, बिहार में जितना भी सरकारी भवन है, सरकारी यूनिवर्सिटी हो गया, अस्पताल हो गया, कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, है ना, वहां पर क्या किया है, सरकारी भवनों पर यह क्या कर रहा है, सोलर प्लेट की क्या कर रहा है, ये लगा रहा है, ताकि वो जो सरकारी भवन है ना, उस भवन की जो बिजली की रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट क्या करे, वो खुद ही पूरा कर ले, वो कहीं बाहर से मांगने ना जाए। कितना बढ़िया होगा बताओ, हम जो बिजली प्राप्त करते हैं उसमें कम पोल्यूशन फैलता है, हमको तो फ्री में मिलता है, ऐसी का हवा खाते हैं, लेकिन देखिएगा कि जिस डैम से यह बनता है वहाँ कितना ज़्यादा इकोलॉजिकल अनबैलेंस होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, ये क्या किया, सोलर प्लेट लगाया। अब देखो चौथा में क्या कहा है कि ब्रीडा ने बिहार में रहने वाले प्रत्येक निजी व्यक्तियों को क्या किया है, प्रमोट कर रहा है कि सर आप भी अपने छत पर क्या लगाइए, सोलर प्लेट लगाइए, और उस सोलर प्लेट के लिए हम आपको क्या देंगे, तकनीकी सहायता देंगे, और राज्य सरकार क्या करेगा, आपको सब्सिडी देगा। ठीक है, ब्रेडा ने और क्या किया है, क्या एफर्ट किया है कि ब्रेडा ने पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत सभी ग्राम पंचायतों में सोलर स्ट्रीट जो लगा हुआ है, देखे होंगे ना आपके घर के गाँव में भी लगा होगा, सोलर स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, ये भी किसका एफर्ट है, ये भी ब्रेडा का है। बात समझ में आया, ठीक है। अब देखो पांचवा में क्या है, छठा में क्या है कि हमारे ब्रेडा ने क्या किया है कि जितना भी पटना में खास करके बड़े बड़े बढ़िया भवन है, जैसे देखो राज्यपाल भवन, विधानसभा भवन, विधानमंडल भवन, ठीक है, पटना का तारा मंडल, IGIMS, जितना भी बड़ा बड़ा अस्पताल है, अस्पताल बोलते हैं, जितना ही ये भवन का नाम लिखे हैं, इन सारे भवन ने ब्रेडा खुद क्या किया है, बड़ा बड़ा सोलर प्लेट लगा दिया है। और क्या वहाँ के जो राजभवन जो है ना हमारे पटना का, जहाँ ये राज्यपाल रहते हैं, वहाँ की बिजली यहाँ यह खुद से मिल जा रहा है यहाँ। कितना बढ़िया बात है ना, ये समझ में आ गया। तो यही इनके क्या है एफर्ट, इसका कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं था, आराम से एक पन्ना में इसको लिख लेगा आदमी, है ना। ठीक है, पांचवा प्रश्न है कि क्रिटिकली एग्जामिन द फीचर्स ऑफ सेल्फ रिलायंस बिहार, बड़ा एक अच्छा वर्ड जुड़ा हुआ है, बिहार 7 निश्चय पार्ट 2, प्रोग्राम ऑफ गुड गवर्नेंस। देखो आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 सुशासन कार्यक्रम की विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। बड़ा बढ़िया सुशासन कार्यक्रम, ठीक है। देखो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस, सब लोग इसको समझिए गए होंगे। देखो ध्यान से क्या है, कीवर्ड क्या क्या इसमें है, मधु बोलो तो 7 निश्चय योजना पार्ट 2 हमको दिया है, ठीक है। हमको इसको क्या लिखना है, हमके इस योजना का विशेषता लिखना है, और क्या लिखना है, हमको इसका आलोचनात्मक क्या करना है, परीक्षण करना है। यानी 2 वर्ड इसमें जुड़ा हुआ है, हमको इसके क्या दिखाना है, कमियां दिखाना है। और परीक्षण का क्या मतलब हुआ नीता, कि कमियों को दूर करने का हम क्या बताएंगे, दूर करने का उपाय हमको बताना है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो 7 निश्चय योजना जो है वो आखिर वास्तव में क्या है 7 निश्चय योजना, तो 7 निश्चय योजना संविधान में दिए गए DPSP के तहत ही क्या है, बिहार में जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा उठाया गया एक जन कल्याणकारी कार्यक्रम है, जिसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल है, तथा इन बिंदुओं को हम उक्त विशेषताओं के माध्यम से देखते हैं। इनकी विशेषता क्या क्या है बताओ तो, इनकी विशेषता क्या है 7 निश्चय योजना पार्ट 2 का, सबसे महत्वपूर्ण बात लिखेंगे क्या, कि सबका विकास, है ना, सबका क्या करना, यानी डेवलपमेंट फॉर ऑल, डेवलपमेंट फॉर ऑल, ठीक है। देखो तो 7 निश्चय योजना के क्या क्या विशेषता है बताओ तो, सबसे पहला इसमें 7 को पॉइंट कौन कौन है विशेषता वाला, कि युवा शक्ति बिहार की प्रगति, है ना, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, महिला, हर खेत तक पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, है ना, कनेक्टिविटी होगी, और क्या होगा, और सबके लिए क्या, स्वास्थ्य सुविधा। यही 7 को हमको लिखना है। अब जरा बताओ हमको इसमें कमी बताना है, तो पहला जरा बात बताओ, हमने क्या बताया कि युवा शक्ति बिहार की प्रगति, वर्ड लिख दिया, इसको क्या करना है, इसको देखो कैसे लिखेंगे, युवा शक्ति बिहार की प्रगति लिख दिया। इसका लिखेंगे कि आखिर यह है क्या, तो क्या लिखेंगे कि बिहार सरकार राज्य के युवाओं को क्या आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के योजनाओं के माध्यम से बिहार के युवाओं को क्या कर रहा है, सशक्त कर रहा है, आर्थिक सशक्त कर रहा है, शैक्षिक सशक्त कर रहा है, जो भी आपको पढ़ लिखना उसको लिख दो, ठीक है, सशक्त। हाँ। अब क्या करना है, इसमें कमियां क्या है, मतलब आलोचना मतलब कमी इसमें क्या होगा बताओ, क्या बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं उन सभी योजनाएं वह योजना से क्या पूरा बिहार सशक्त हुआ है,
पूरा बिहार का युवा सशक्त हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो यह बात नहीं, बल्कि हम के पीछे कारण लिखेंगे क्यों नहीं हुआ है सशक्त बिहार में युवा शक्ति है, क्यों नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि बड़ा अच्छा बात बोला है विकास, सीधी सी बात है कि क्या, कि हमारे यहाँ रेड टेपिज्म है, हमारे यहाँ पर क्या है, भाई भतीजावाद है, भ्रष्टाचार है, जिसके कारण से सभी युवाओं को सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। लिख लोगे? दूसरा बताओ क्या है, दूसरा क्या बोलता है कि सशक्त महिला और समृद्ध महिला, सक्षम महिला, सशक्त महिला और क्या, सक्षम महिला। ठीक है, आप बताएंगे कि महिला को सशक्त करने के लिए क्या किया है बिहार सरकार ने, महिलाओं उद्यमी योजना चलाई, जो योजना उसी को लिख दीजिएगा, लोन उसको दे रहा है फ्री में, उसके बाद महिला को क्या कर रहा है, पुलिस में डाल रहा है, आरक्षण दे रहा है, जो भी आपको लिख रहा है सबसे ज्यादा पुलिस, हाँ उसको लिख दीजिए, अतिरिक्त आरक्षण दे रहा है, आरक्षण दे रहा है। कमी में क्या लिखेंगे, कमी में लिखेंगे कि महिला सशक्त महिला करने के और सक्षम महिला के योजना को लागू करने के बाद भी बिहार में जो पुरुष स्त्री सहभागिता दर है या फिर वर्किंग क्या है, रेशियो है, वह क्या है, बहुत ज्यादा कम है। चाहे हमारे विधानसभा में हो, शिक्षा में हो, या फिर डॉक्टर में हो, या फिर हमारे मतलब मंत्रीगण में हो। सोचो कि हमारे 243 मेंबर्स हैं, एमएलए हैं, महिला क्या है बताओ, 12 घोषित है, 12 कितना होना चाहिए नजेश, आधार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो खाली महिला को सक्षम नहीं करना है, बल्कि महिला के लिए हमको क्या करना है, आधार को भी क्या करना है, बताना है हमको अधिकार के बारे में। अगला पॉइंट क्या कहता है, हर खेत तक पानी। ठीक है मधु, अब बताओ बिहार सरकार क्या बोला, हर खेत तक पानी पहुंचा रहा है ना, लेकिन हमारे यहाँ बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमारे बिहार में क्या है, सूखे की समस्या है, बाढ़ की समस्या है, लोगों को बैंक लोग नहीं दे पा रहा। तो जो योजना है ना, उसकी बस बुराई लिख करके उसको दूर करने का उपाय, उसी को उल्टा कर देंगे, 22% कर देंगे, तो काम हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत। चलो शॉर्ट क्वेश्चन का मामला खत्म हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द ड्राफ्ट रेगुलेशंस अनाउंस्ड रिसेंटली बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन टू ओपन द डोर फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटी टू सेट अप कैंपसेस इन इंडिया? What prospects do you visualize about their impact on higher education in India? Do you think it will be a game changer? Give arguments in support of your answer. UGC ने ना, UGC ने 5 जनवरी 2023 को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, दिल्ली में बुलाया सब आदमी को, माइक पे अनाउंस कर दिया कि देखिए हमारे यहाँ शिक्षा बड़ा गड़बड़ है बिहार में, मतलब इंडिया में। हम विदेशी यूनिवर्सिटी जो है ना, जैसे ऑक्सफोर्ड हो गया, कैम्ब्रिज हो गया, येल हो गया, है ना, हार्वर्ड हो गया, हम उनको न्योता देते हैं कि वो लोग आए और हमारे भारत में उनको जहां इच्छा है वहां पर वो अपना यूनिवर्सिटी का कैंपस खोले, ब्रांच जिसको बोलते हैं। लेकिन ब्रांच खोले तो उस ब्रांच को खोलने से पहले हमारे शर्तों को पूरा करना होगा। हम जो आपको रूल बताएंगे, रेगुलेशन देंगे, उसी के आधार पर आप अपना अपनी यूनिवर्सिटी को खोलिएगा। ठीक है, अच्छा ये पहला प्रश्न हो गया। सेकेंड पार्ट कहता है, विद्यार्थी से पूछता है बीपीएससी की, बताओ मधु, यदि विदेशी यूनिवर्सिटी अगर हमारे इंडिया में कोचिंग खोलेगा, स्कूल खोलेगा या कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलेगा, तो उसका प्रभाव हमारे भारतीय शिक्षा पर क्या पड़ेगा? इसी के विषय में अपना खोपड़ी से दिमाग निकाल करके, बात निकाल करके अपने आंसर में लिखना है। सिंपल सा बात, कुछ समझ में आ गया सबको? जी सर। अब हिंदी में पढ़ते हैं तो किताब में क्या लिखा देखो। भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को कैंपस स्थापित करने के लिए, दरवाजा खोलने के लिए, देख रहे हो कितना ट्रांसलेशन इसका है। सो सेम टू सेम डायरेक्ट ट्रांसलेशन कर दिया, ये नहीं कि हिंदी में उसको काटा आ जाएगा। अंग्रेजी में क्या करता है कि अनाउंस रिसेंटली डोर, मतलब ओपन द डोर, जो समझ में आता है कि हाँ भाई उसको आमंत्रित कर रहा है, चांस दे रहा है। यहाँ बोला कि भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को कैंपस स्थापित करने के लिए, दरवाजा खोलने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में घोषित मसौदा नियम क्या है। ठीक है, आप भारत में उच्च शिक्षा पर उनके प्रभाव के बारे में कैसी संभावनाओं की कल्पना करते हैं, आपसे पूछ रहा है, अपना विवेक। फिर पूछता है कि आपको लगता है कि यह खेल परिवर्तक होगा? आप देखो खेल परिवर्तक जो है यहाँ पर वही तो सर डायरेक्ट ट्रांसलेट कर दिया है। गूगल ट्रांसलेटर यूज करते हैं। अरे गूगल भी तो सही करता है ना सर, चैट जीपीटी है सर, गूगल भी सही करता है जी। ये समझ में आ गया। यहाँ पर खेल परिवर्तक को क्या समझेंगे बच्चे, आप लोग समझिएगा क्या कि एक प्रकार से क्या है, मतलब परिवर्तनकारी बिंदु पढ़ते हैं ना कि चंपारण का सत्याग्रह परिवर्तनकारी बिंदु था, बताइए। तो वास्तव में यहाँ पर क्या होगा, गेम चेंजर का मतलब क्या समझा, परिवर्तन कारण बिंदु। समझ में आ गया सबको? खेल परिवर्तन नहीं समझना। अब तो ध्यान से क्वेश्चन से क्या पूछता है कि हमारे यहाँ यूजीसी ने क्या किया है, एक लेटर पास आउट किया, उसके कुछ मसौदा को हमको लिखना है। सिंपल सा बात है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। जितने लंबा लाइन का होता है क्वेश्चन, उतना ही ज्यादा वो इजी क्वेश्चन होता है। देखो सबसे पहले हमको क्या देखना है यहाँ पे,
यूजीसी जो होता है, यह यूजीसी के बारे में क्या लिखना है हमको कि यूजीसी क्या है, भारतीय संसद के द्वारा गठित एक स्वायत्त संस्था है। ठीक है, इसका काम क्या है, इसका काम है भारत में उच्च तथा उच्चतर शिक्षा व्यवस्था की व्यवस्था करना तथा उस पर क्या करना, उस पर नियंत्रण और निगरानी रखना। हो गया। तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे भारत में शिक्षा व्यवस्था कैसे ज़्यादा डेवलप हो, हमको लोगों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, अच्छी शिक्षा मिले। ठीक, इसी के लिए यूजीसी ने क्या किया है, 5 जनवरी 2023 को विदेशी कंपनियों के लिए अपना भारत का दरवाजा खोल दिया कि आओ दोस्त हमारे यहाँ क्या लगाओ, यूनिवर्सिटी लगाओ। तो ऐसा ही थोड़ी बुलाएगा अपने घर में, कुछ क्या लगाएगा, शर्त रखेगा। मसौदा जो हुआ, इस मसौदा को, ड्राफ्ट को, बेसिकली वो ड्राफ्ट को क्या बोलेंगे हम, क्या क्या शर्त है उसी शर्त को लिखना है। देखो, तो सबसे पहला क्या शर्त होता है इसमें विदेशी यूनिवर्सिटी के लिए, समझ में आएगा कि यूनिवर्सिटी में क्या क्या कि विदेशी कोई भी कंपनियां खोल सकती है हमारे यहाँ। ठीक है, शुरुआत में क्या है कि जो भी कंपनियां यहाँ पे यूनिवर्सिटी खोलेगी उसको सबसे पहले इनिशियल अप्रूवल फॉर 10 ईयर्स ओनली। मसौदा का पहला पॉइंट क्या कहता है अनामिका रानी, कि विदेशी यूनिवर्सिटी का यदि भारत में वह क्या है ब्रांच खोलता है, कैंपस खोलता है, तो शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के तहत केवल 10 कहाँ गया 10 साल, केवल 10 सालों तक का ही क्या कर सकते हैं, आपको लाइसेंस मिलेगा। यदि आपका काम संतोषजनक होगा तो आपके काम को क्या किया जाएगा, यूनिवर्सिटी को एक्सटेंशन किया जाएगा। कितना अच्छा पॉइंट है, बताओ कोई दिक्कत। दूसरा बात क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, मसौदा क्या कहता है, भाई मान लो कि हमारे पास में हार्वर्ड है, एल है, ऑक्सफोर्ड है ना, कैम्ब्रिज है, इसके पास पैसा की कमी थोड़े है, खरबपति सब मतलब आदमी सब है। तो अब यूजीसी कहता है कि जब ये यूनिवर्सिटी हमारे पास में आएगा तो अपने यहाँ भारत में जमीन लेगा, बिल्डिंग बनाएगा, तो यह जो फंड जो हमारे यहाँ लगाएगा, जितना 1000 करोड़ फंड आएगा, इस फंड को कहाँ से गुजरना होगा, इस फंड को फेमा कब आया था, 1990 के 93 में 99 में सॉरी। आया समझ में जी सर। क्या है मधु, यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, देखो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी आप जो पैसा हमारे यहाँ लगाइएगा यूनिवर्सिटी खोलने के लिए, वह पैसा की जांच कौन करेगा, किसका कुत्ता बोल रहा है, पैसा की जांच कौन करेगा, ये करेगा फेमा, यानी बहुत काफी चैलेंजिंग है ये फेमा से गुजरना। ठीक है, दूसरा क्या, तीसरा बात क्या कहा है कि यूजीसी ने अपने मसौदे में उन सारे विश्व के यूनिवर्सिटी को न्योता दिया है जिनका यूनिवर्सिटी रैंकिंग निकलता है ना जी साल में मधु, कि नहीं निकलता है, क्यूएस रैंकिंग भी होता है, क्यूएस रैंकिंग होता है, तो जिनका यूनिवर्सिटी क्यूएस रैंकिंग में 1 से लेकर के 500 के बीच में रैंक आएगा, वही क्या कर सकता है, हमारे यहाँ अपना ब्रांच को खोल सकता है। जी सर, तैयारी भी कर रही है लड़क को। ठीक है, अब देखो चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे होते हैं ना कि जो यूनिवर्सिटी इस क्यूएस रैंकिंग में शामिल नहीं होते हैं, वो बोलता है हम तुमको मानवे नहीं करते हैं। जैसे बिहार में गरीबी बहुत ज्यादा हो गया है पूरे बिहार में, जिससे क्या बोलेंगे, हम मानवे नहीं करते हैं, नीति है हम नहीं मानते, गरीबी है, गरीबी है। वही बात क्या है कि कुछ देश ऐसे फॉर्च्यूनेट पे चढ़िए रहा है। हाँ, दोस्त हमारे यहाँ क्या है कि ये क्या नाम है कि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे हैं देश दुनिया के कि जो इस रैंकिंग में भाग नहीं लेते हैं, तो उनके लिए भी क्या है, उनके लिए भी यूजीसी बोलता है क्या कि यदि आपका यूनिवर्सिटी आपके देश में क्या है, फेमस है, आपके देश में क्या उसकी प्रतिष्ठा है, काफ़ी नामी गिरामी है, तो आप भी अब क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी खोलने के लिए। तो केवल ये इसको तो ईजिली मिल जाएगा, उसमें 90 डेज का टेन्योर आगे पढ़ेंगे भी, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि जो देश में रैंकिंग में भाग नहीं लेता है यूनिवर्सिटी, वो भी हमारे यहाँ क्या कर सकता है, हमारे यहाँ ब्रांच को खोल सकता है। कोई दिक्कत, ये मसला समझ में आ गया? जी सर। अब देखो पांचवा क्या है कि फी क्या होगा, विल बी डिसाइडेड बाय कंसर्न यूनिवर्सिटी। ये बड़ा गड़बड़ चीज है। बताओ तो मधु, तुम्हारे पटना में यदि ऑक्सफोर्ड का ब्रांच खुल गया, इसमें कितना पैसा देना पड़ेगा? यदि राज्य सरकार तय करता तो कुछ पैसा कम रखता ना, लेकिन तय कौन कर रहा है? सेंट्रल नहीं, यूजीसी भी नहीं तय करेगा, यूनिवर्सिटी तय करेगा, जो यूनिवर्सिटी हो। अच्छा वही करेगा सर। वही हमें क्या कहता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होंगे, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाएगा? यह बनाने का भी अधिकार दिया गया हुआ है कंसर्न यूनिवर्सिटी को। लेकिन इसमें एक शर्त जोड़ा गया है क्या इस रूल्स रेगुलेशन में, कि यदि आपके कॉलेज में आपने रैगिंग को क्या किया, रैगिंग को मान्यता दिया, मतलब कि आप रैगिंग को रिस्ट्रिक्शन नहीं करेंगे,
और एक क्या होता है, और ये विदेशी कॉलेज में नहीं कुछ होता है गलत काम, क्या नाम है उसका, अरे ड्रग का व्यापार नहीं होता है, ड्रग। और यदि आपके यूनिवर्सिटी में Smuggling। हाँ स्मगलिंग बोलेंगे उसको, अगर आपके यहाँ क्या ड्रग का क्या हो गया, ड्रग का ज़्यादा कार्टेल्स। हाँ ड्रग का यदि किसी प्रकार का नहीं गतिविधि, इंजेक्शन लगाता है हाँ जी लड़का सर, सब, intoxication। हाँ यदि आपके यहाँ ड्रग का कंजम्पशन या कुछ अगर हुआ, दो चीज़ अगर होगा, तो हम यूजीसी बोलता है कि हम स्वतंत्र हैं कि आपके यूनिवर्सिटी की मान्यता को हम क्या करेंगे, रद्द करेंगे, आपको हाथ लेकर के वापस जाना पड़ेगा। ठीक है। अगला मसौदा में क्या कहता है कि यूजीसी कैन इंस्पेक्ट ऑल दीज यूनिवर्सिटीज रैंडमली, कभी भी जाकर के वह क्या कर सकता है, यूजीसी क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है कभी भी। यदि इस इंस्पेक्शन में किसी प्रकार का समस्या लगता है तो यूजीसी के पास में अधिकार होगा आप पर क्या लगाने का, पेनाल्टी लगाने का। क्या लगाएगा आप पर, पेनाल्टी लगाएगा। ठीक है। 7वां, आपके यूनिवर्सिटी में यानी जो भी यूनिवर्सिटी आएगा, किसी प्रकार का क्रिमिनल का अगर एक्टिविटी पाया जाता है, क्रिमिनल एक्टिविटी को यदि आप बढ़ावा देते हैं, चाहे एजुकेशन के माध्यम से हो या भोकब के माध्यम से, मतलब नहीं बोल देता है उसके माध्यम से हो, तो यूजीसी क्या होगा, यूजीसी फास्ट एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र होगा। यानी यूजीसी चाहे तो आपकी मान्यता खत्म कर देगा, आपको क्या होगा, उल्टे पांव वापस लेकर के जाना होगा। अगला पॉइंट क्या कहता है मसौदा में, इसी को बस एक्सप्लेन कर देना है, कोई बड़ा चीज थोड़े है। अगला पॉइंट क्या कहता है कि आप यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ बैठाइएगा, आपका बहुत स्वागत है, आइए आपको हम स्वागत करते हैं, लेकिन आपका जो एनुअल ऑडिट होगा, आपने साल भर में कितना का व्यापार किया, कितना आपने कस्टमर का एडमिशन लिया, कितने कस्टमर आपके यहाँ से खुश होकर के गए, तो आपको क्या किया, आपका उसको लेखा जोखा का ब्यौरा उनको देना होगा। ठीक है। किसको ये लेगा, किसको देगा, यूजीसी को। ठीक है। 8वां क्या कहता है अनामिका रानी, ये कहता है कि फ्री हैंड फॉर हायरिंग। समझ में आ रहा है पूनम रानी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री हैंड ऑफ, ये क्या नाम है, हायरिंग। यानी ये यूनिवर्सिटी स्वतंत्र होंगे अपने यहाँ चपरासी, पानी पिलाने वाले, प्रोफेसर, स्टाफ सबको हायर करने के लिए। जरा सोचो तो, ऑक्सफोर्ड का खोले कहीं ब्रांच, तो पानी पिलाने वाला क्या हिंदी बोलेगा तो उसको रखेगा, वहाँ कंपटीशन हो जाएगा। वहाँ पीएचडी वाले बच्चे अप्लाई करेंगे कि भाई हमको पानी भी रख दीजिए कम से कम, है ना। देखो अगला मसौदा क्या है, अगला मसौदा है यूजीसी कहता है आई विल गिव अप्रूवल विद इन 90 days। यूजीसी विल गिव अप्रूवल विद इन 90 days। यही इसके 9 महत्वपूर्ण मसौदे हैं। मसौदा मतलब क्या हो गया, शर्त कह लिया जो भी कह लो, वो है कंडीशंस, हाँ, जो उनको किसको फुलफिल करना है, हमारे विदेशी यूनिवर्सिटी का। ठीक है। हल्का लग रहा है ना क्वेश्चन। अब प्रभाव हमने क्या बताया था, जब भी प्रभाव होता है उसके 2 पक्ष होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। अब देखो, अब ये किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको, आपकी कल्पना का बात पूछ रहा, जरा बताओ तो नीजेश कुमार, इसका क्या पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ेगा कि हमारे यहाँ कंपटीशन क्या होगा, शिक्षा में बढ़ेगा। ठीक है। दूसरा प्रभाव क्या पड़ेगा, हमारे यहाँ क्वालिटी एजुकेशन, हिंदी में क्या इसको बोलते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षा एजुकेशन क्या होगा हमारे यहाँ पर आएगा। ठीक है। हमारे यहाँ क्या होगा, हमारे यहाँ इस यूनिवर्सिटी में जो ग्रेजुएट्स होंगे वो वास्तव में कैसे ग्रेजुएट्स होंगे, वो स्किल्ड ग्रेजुएट्स होंगे या फिर स्किल्ड क्या होंगे, स्टूडेंट्स होंगे। आप ये समझ लो, स्टूडेंट्स होंगे। क्यों, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जो होती है ना, वो एकेडमी पढ़ाई से ज़्यादा किस पे काम करता है कि वर्क क्रिएशन, हाँ स्किल डेवलपमेंट, वर्क क्रिएशन पे ज़्यादा काम करता है। ठीक है। और क्या प्रभाव पड़ेगा, कल्पना ही तो कर रहा है, डाइवर्सिटी आएगा। सबसे पहला बात, चौथा बात क्या होगा कि हमारे हिंदुस्तान में वेस्टर्न कल्चर का क्या होगा, एंट्री होगा, आएगा कि नहीं आएगा पूनम, जैसा जो कल्चर वैसे जाएंगे ना, तो हम क्या होगा कि हमारे यहाँ वेस्टर्न कल्चर का क्या होगा, इनकमिंग होगा। ठीक है। अगला क्या होगा बताइए तो आप लोग दिमाग सोच करके, तो समय से बोले डाइवर्सिटी है, बताओ तो मनी। सर स्टूडेंट लोग जो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, उनका जाना भी तो कम होगा ना सर। तो इसका बाहर में निवेश होता है ना सर, इसका प्रभाव ये होगा जो पैसा सर बाहर लगता है। हाँ ब्रेन ड्रेन रुकेगा। हाँ बहुत अच्छा पॉइंट है।
हमारा क्या होगा, ब्रेन ड्रेन रुकेगा। ब्रेन ड्रेन समझ में आता है कि जो हमारा मस्तिष्क बाहर जाता है काम जी। करने के लिए। हम लोग इंडियन इंटेलेक्चुअल्स जो है वो बाहर जाके बस जाते हैं यूएस वगैरह में। अब सर इट इज अ मल्टी बिलियन डॉलर ब्रांड ये कंपनी। और सबसे बड़ी बात क्या होगा कि यदि ये इतनी बड़ी कंपनी हमारे पास में आएगी तो टैक्स देगी ना। हमारे यहाँ क्या होगा, हमारे यहाँ ह्यूज अच्छा, अमाउंट, income। मतलब क्या होगा, एफडीआई का क्या होगा, FDI एफडीआई का प्रभाव होगा। ठीक है, और क्या प्रभाव होगा इसका कि हमारे इसके आने के बाद में हमारे इकोनॉमी के जीडीपी में, यानी टर्टरी सेक्टर में क्या होगा, थर्ड सेक्टर में, टर्टरी सेक्टर में बढ़ोतरी होगा ना। यानी हमारा क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी तो होगा। हाँ, इकोनॉमी क्या होगा, हमारा बूस्ट होगा, जीडीपी में इसका योगदान बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात क्या होता है कि हमारे यहाँ 9वां पॉइंट है कि एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, जनरेशन होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये कोई किताब में मिलेगा, कॉमन सेंस की बात है, जितना पढ़िएगा उतना हम इसको लिखते चले जाएंगे। समझ में आ गया। अब देखो, बहुत इसी को एक्सप्लेन करना है। निगेटिव में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं बताओ। सर एजुकेशन अफोर्डेबल नहीं रहेगा क्योंकि सबसे पैसा ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या होगा कि जो हमारा एजुकेशन होगा वो एजुकेशन क्या होगा, हमको Expensive। हाई कॉस्ट पर मिलेगा। यानी Expensive हाई cost। एजुकेशन विल बी ऑन हाई कॉस्ट होगा ना। पैसा कितना महंगा होगा। सर इंडियन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का ठीक है। धंधा बंद हो अच्छा, जाएगा। दूसरा बात क्या होगा, देखो यहाँ पर ध्यान से। निगेटिव पर में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होता है कि जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी में बेसिक स्ट्रक्चर का क्या होगा, डाउनफॉल होगा। देखो बेसिक स्ट्रक्चर का क्या मतलब हो गया, जो शिक्षक होते हैं यूनिवर्सिटी के वो भी उनका क्या होता है, आधारभूत संरचना का पार्ट होता है। बात समझ में आया, जी सर। आई बात समझ में। अब यहाँ पर देखो, तो जब बेसिक स्ट्रक्चर डाउनफॉल होगा तो हमारे यहाँ जो सरकारी कॉलेज में जो अच्छे अच्छे प्रोफेसर होंगे वो प्रोफेसर कहाँ स्विच होंगे, प्राइवेट में, ऑक्सफोर्ड में, उसमें है ना, पेमेंट मिलेगा। करोड़ रुपए का पेमेंट करेगा। तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में क्या होगा कि ये तो होगा ही होगा, साथ में हमारे पास में क्या होगा, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में शिक्षा का क्या होगा, डाउनफॉल होगा। यानी डाउनफॉल ऑफ एजुकेशन इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। और क्या होगा बताओ सर प्रिविलेज एजुकेशन का कल्चर बढ़ेगा। कौन सा, प्रिविलेज एजुकेशन हाँ यानी हाँ समझ केवल प्रिविलेज आदमी को। हाँ, एलिट क्लास को हाँ। ज्यादा मौका मिलेगा वहाँ जाने प्रिविलेज एजुकेशन क्या होगा, बढ़ेगा। यानी जिसके पास ज्यादा पैसा होगा पूनम वही ना वहाँ पढ़ेगा, है ना। और क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होगा कि हमारा समाज में क्या होगा, और मतलब जो शिक्षा का लेवल है ना, बढ़ेगा। हमारे यहाँ क्या होगा कि वर्क फोर्स तो बढ़ेगा लेकिन क्या होगा, अनस्किल्ड वर्क फोर्स बढ़ेगा। भाई हमारे यहाँ के देखते हो कि 60% ज्यादा तो गरीबी है ना, Unemployment। तो हमारे यहाँ क्या होगा कि हमारे यहाँ अनस्किल्ड स्टूडेंट्स की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। भाई मजबूरी है ना सरकारी स्कूल में पढ़ना, पैसा यहाँ कम लगता है, वहाँ पर कौन जाएगा। और इसके क्या क्या गड़बड़ चीज हो सकता है, उसी पॉइंट को यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। ठीक है, इसी को क्या करना है, डिस्क्राइब कर देना है। आगे चले, क्वेश्चन कहता है कि इन द वेक ऑफ इट्स क्रिटिसिज्म बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली क्रिटिकली एग्जामिन द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हाफ अ सेंचुरी एगो, डू यू थिंक दिस डिबेट विल प्रूव टू बी अ पॉइंट ऑफ क्लैश बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी इन नियर फ्यूचर। गिव आर्गुमेंट। बड़ा अच्छा प्रश्न, समझो ध्यान से बारीकी से कि आधी सदी पहले, आधी सदी का मतलब कितना होता है, 50 years। 50 वो साल। केस था भारती का जो केस था 1973 में, उसी का 50 years कंप्लीट हुआ है। आधी सदी पहले यानी 50 साल पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के बारे में हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा आलोचना का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। देखो ध्यान से, बड़ा अच्छा प्रश्न है। क्या है यहाँ पर कीवर्ड क्या क्या है, आधी सदी पहले यानी क्या, अभी 2023 चल रहा है, सीधा घटाओ। 1973 में कोई केस हुआ था, उसी केस के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बेसिक स्ट्रक्चर का क्या दिया था, कुछ थ्योरी दिया था। इसी बेसिक स्ट्रक्चर के कुछ थ्योरी को कुछ दिन पहले हमारे भारत के वाइस प्रेसिडेंट साहब ने क्या किया था, आलोचना किया था। ठीक है, आलोचना किया था। तो प्रश्न कह रहा है कि बताइए विद्यार्थियों कि वाइस प्रेसिडेंट ने जो आलोचना किया था, अब हमको इनकी आलोचना का क्या करना है। यानी धनखड़ साहब ने जो क्रिटिसाइज किया है बेसिक स्ट्रक्चर के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का, यानी जुडिशरी का क्रिटिसाइज किया है, उसके द्वारा इस क्रिटिसाइज यानी इसके आलोचना की भी हमको आलोचना करना है।
ठीक है, हमारा प्रश्न यही कहता है। और फिर कहता है कि क्या आप समझते हैं, हमसे पूछ रहा है, देखो मधु तुम्हारा दिमाग फिर लगेगा इसमें, क्या आप समझते हैं कि यह बहस कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच निकट भविष्य में टकराव का मुद्दा साबित होगा? तर्क दीजिए कि आज से आधी क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। 1973 में कौन सा केस हुआ था? केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, है ना, 1993, ठीक है। 73 ना? 73 तो लिखे हैं, अच्छा 93 बोल दिए, 93 अच्छा वो फ्लो में बोल लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए केबी केस में उतना हो गया था। इस केबी केस में क्या था? इस केबी केस में 13 जजों का बेंच बैठा था और इन्होंने 7:6 के रेशियो में क्या दिया था? डिसीजन दिया था। और इसी केस में क्या हुआ था? इसी केस में डॉक्ट्रिन ऑफ, इसी केस में क्या किया था इन्होंने? बेसिक स्ट्रक्चर का क्या दिया था? कॉन्सेप्ट दिया था। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने दिया था बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट। तो इसी बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट जो आया था, इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ, यानी इसका क्या संकल्पना सबसे पहले उसी में दिया गया था। अब देखो इसमें क्या कहा गया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भाई संसद महोदय, संसद को बोलता है कि तुम्हारे पास में क्या है, आर्टिकल 368 के तहत क्या करने का अधिकार है? अमेंडमेंट करने का अधिकार है। मतलब क्या हो गया? तुमको संशोधन करने का अधिकार है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऐ संसद तुम अमेंडमेंट करो, हम तुमको नहीं रोकेंगे, ठीक है, लेकिन तुम वैसा कोई भी अमेंडमेंट नहीं करेगा जो किसी भी भारतीय नागरिक के फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता हो। क्या करता हो? वायलेशन करता हो। यानी इनको साफ आदेश दिया कि अमेंडमेंट आप उन्हीं चीज़ों को कीजिएगा जो रिलायबल हो, और बाकी आप इन्हीं चीज़ों में नहीं कर सकते हैं। यानी यहीं से क्या निकला था? यहीं से संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन निकला था कि आप फंडामेंटल राइट में संशोधन ठीक है करना है तो करो, लेकिन मौलिक अधिकार का या संविधान का जो मूल ढांचा है, उस मूल ढांचा में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार आपको नहीं है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है, वह बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट में कौन कौन सी बातें आएंगी। ये बातें आई हैं क्या? जब बाद में मिनर्वा मिल केस हुआ था, फिर वामन राव का केस हुआ था, बाद में और सारे केसेस हुए हैं। उन केसेस में इस बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या होगा संविधान का, वो परत दर परत क्या होना, खुलना शुरू हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा, मिनर्वा मिल्स का केस हुआ था 1980 में, उसमें उन्होंने बताया, देखिए 1980 में मिनर्वा मिल्स का केस हुआ था। इस मिनर्वा मिल्स के केस में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो न्यायालय के पास में, सुप्रीम कोर्ट के पास में जो जुडिशियल रिव्यू है, पढ़े हैं ना हम लोग, न्याय क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन है। ये क्या है? यह वास्तव में हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। यानी संसद को आगाह करता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास में जो न्यायिक पुनरावलोकन है, उसमें तुम किसी प्रकार का कानून बना करके इसको तुम नहीं रोक सकते हो। फिर वामन राव वाले केस में और सारे क्या है, और सारे हमारे पास में बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट आए। उसमें कहा गया था 1981 में यह केस आया था, वामन राव केस। इसके बाद में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट काफ़ी खुल गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि हमारे यहाँ जो संविधान की शक्ति है ना, जैसे कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे यहाँ संविधान का पावर है ना, सुप्रीमेसी है, तो संविधान की शक्ति या संविधान का सुप्रीमेसी भी क्या है? हमारे यहाँ संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। जुडिशियल रिव्यू क्या है? संविधान का आधारभूत ढांचा होगा। रूल ऑफ लॉ संविधान का क्या है? ढांचा है ना। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी क्या है? हमारे पास संविधान का ढांचा है। बेसिक पढ़ी हुई किताब में आपको। तो अब क्या कहता है कि इसी बेसिक स्ट्रक्चर में आप किसी प्रकार का क्या कर सकते हैं? चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हुआ। अब देखिएगा कि हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं, उनका क्या नाम है? जगदीप या जगदीश धनखड़ उनका नाम है ना, जगदीप धनखड़। हाँ, जगदीप धनखड़। तो वो क्या हुए थे? वे 83 ऑल इंडिया प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस को पार्टिसिपेट लीड करने के लिए कहाँ गए थे? जयपुर में। देखो कहानी कहाँ से शुरू होता है। हमारे यहाँ जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो वाइस प्रेसिडेंट कहाँ चले गए? वो वाइस प्रेसिडेंट गए कहाँ पर? जयपुर राजस्थान चले गए। जयपुर राजस्थान चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि उनको ऑल इंडिया प्रेसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस का क्या करना था? ये अध्यक्षता करना था। क्या होगा? ऑल इंडिया प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस।
इसका क्या मतलब हुआ? ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग, इसका मतलब क्या हो गया? कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी, है ना। अखिल भारतीय कार्यकारी अधिकारी कॉन्फ्रेंस इसका नाम है। देखो ये क्या होता है, हमारे राज्य में विधानमंडल है ना, और कहीं कहीं विधान परिषद है ना, किसी किसी राज्य में। तो जो विधानमंडल के अध्यक्ष होते हैं और जो विधान परिषद के क्या होते हैं, सभापति होते हैं, वही वास्तव में क्या होते हैं, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहलाते हैं। तो राजस्थान के जयपुर में, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, जो भी राज्य हैं या यूटीज हैं, तो उनके सब विधानसभा के अध्यक्ष और जहाँ जहाँ विधान परिषद वहाँ के अध्यक्ष कहाँ गए, मीटिंग में शामिल होने गए। मीटिंग कौन बुलाया था? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट बुलाए थे। इन्होंने क्या किया था, ये उनकी अध्यक्षता किया। तो इनके मुंह से नहीं होता कि फूलों फूलों में कुछ निकल जाता है। तो वहाँ पे क्या हुआ था, जगदीप धनखड़ साहब ने जब मीटिंग ले रहे थे तो उन्होंने बताया, एक बड़ा अच्छा बात बोला कि देखिए सर, मतलब देखिए हम लोग क्या हैं, एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं। भाई प्रेसिडेंट क्या एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, विधानसभा का अध्यक्ष किसका पार्ट है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। तो उन्होंने कहा कि हम एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं, हम लोग इतना अच्छा कानून बनाते हैं जिससे कि हमारी जनता का कल्याण हो, हमारे लोगों का कल्याण हो, लेकिन न्यायपालिका क्या करता है, हमारे कानून को निरस्त कर दिया। न्यायपालिका क्या हो गया है, तानाशाह हो गया है। तो इसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया, क्या जगदीश साहब ने एग्जाम्पल दिया कि देखिए 2015 ईस्वी में जब मोदी साहब का गवर्नमेंट आया था, तो 2015 में हम न्यायपालिका में सुधार करने के लिए एक योजना हाँ क्या लाए थे, नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट कमीशन, यही ना है? यस सर, जी। क्या मतलब हुआ इसका, राष्ट्रीय न्यायिक भारतीय संसद में विकास बाबू यह बिल आया था क्या, कि अब हमारे यहाँ जुडिशियरी में जो जजों की नियुक्ति होगी, चाहे हाई कोर्ट के जज का हो या सुप्रीम कोर्ट के जज का हो, वो इस आयोग के माध्यम से होगा। कैसे आईएएस की नियुक्ति यूपीएससी के तहत होती है ना, तो इलेक्शन होकर के जाता है, ठीक। तो हमारे मोदी सरकार ने न्यायपालिका में पुरानी कथा जो आ रहा, प्रथा आ रहा है, उसको दूर करने के लिए एनजेएसी लाया था कि अब न्यायपालिका में जो जजेस होंगे ना, वो वरीयता क्रम पे या जिनके पास टैलेंट होगा उसी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाएंगे या हाई कोर्ट का जज बनाएंगे। तो जब ये बात क्या हुआ, पार्लियामेंट में बिल में पास जब होने, पास तो होने नहीं थे, जब पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा था, तो क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट इस बिल को क्या किया, इस बिल को खारिज कर दिया, बोला कि हम तुम्हारे बिल को मानवे नहीं करते हैं। जरा सोचिए कितना बड़ा बात है। कार्यपालिका ने सुधार किया न्यायपालिका के लिए, और न्यायपालिका ने क्या किया, उसको खत्म कर दिया। किसके लिए, एक पावर लिया क्या, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता का यह पावर लिया, खत्म कर दिया। बोला कि न्यायिक सक्रियता क्या है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, और बोल दिया ना कि बेसिक स्ट्रक्चर में तुम बाउंड्री नहीं कर सकते हो, ठीक। क्यों खत्म किया, इसके पास जो भी रीजन रहा वो फर्क नहीं पड़ता है, खत्म कर दिया। अब जरा सोचो, जब ये संसद के द्वारा चल रहे बहस को न्यायपालिका खत्म करेगा, तो जो हमारी कार्यपालिका होगा, है ना, यानी जो हमारा एग्जीक्यूटिव होगा या जो हमारा लेजिस्लेचर या विधायिका होगा, वो क्या समझेगा, संसद ने क्या समझा कि न्यायपालिका ने संसद में बनने वाले कानून को निरस्त कर दिया है। वास्तव में न्यायपालिका ने क्या किया है, न्यायपालिका ने भारत के संप्रभुता पर क्या किया है, हमला किया है। न केवल धनखड़ साहब का स्टेटमेंट है, धनखड़ साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने न केवल भारतीय संप्रभुता पर क्या किया, कुठाराघात किया या प्रहार किया, बल्कि जो भारतीय जनमानस यानी भारत के जो लोग हैं ना, उस भारत के लोगों के भावनाओं को भी क्या किया है, आहत किया है। क्यों, क्योंकि भारत के लोग ना पार्लियामेंट में भेजते हैं अपना प्रतिनिधि चुन करके। उन्होंने क्या किया, धनखड़ साहब का कहना एक तरह से ठीक है था ना, तो केवल एनजेएसी ही एकमात्र ऐसा बिल नहीं था जिसको कि क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज किया। हमारे यहाँ देखिएगा कि 2021 में भी आपसे एक साल पहले ही ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस आया था, यानी आदिवासी में हम कैसे किस प्रकार के सुधारात्मक कार्य कर सकें, यानी को स्थापित करने के लिए क्या क्या प्रोविजंस किए जाएंगे, उसके लिए भी पार्लियामेंट ने बिल बनाया था। उसको भी क्या किया, सुप्रीम कोर्ट बोला कि तुमको नहीं मानते, खत्म कर दिया। तो बार बार संसद के द्वारा बनाया गया कानून को यदि न्यायपालिका खत्म करेगा तो क्या होगा, न्यायपालिका और विधायिका में झगड़ा होगा कि नहीं होगा पूनम। तो इसी क्वेश्चन को कह रहा है। अब देखो ये जो आलोचना किया, तो अब हमको इसकी आलोचना करना है कि क्या वास्तव में जो धनखड़ साहब ने
इसकी आलोचना किया है, वह आलोचना सही किया है कि गलत किया है, हमको इसी को क्या करना है, डिस्कस करना है। समझ में आ गया सारे बच्चों को कि हमने क्या किया, धनखड़ साहब ने सुप्रीम कोर्ट का क्या किया, आलोचना किया। यस सर। अब बताओ ये, अब इस आलोचना का हमको क्या करना है, आलोचना करना है कि ये सही किया है कि गलत किया। सबसे पहला क्या है कि भी मतलब वाइस प्रेसिडेंट ने आलोचना करके गलत काम किया है। किसका, न्यायपालिका का, जो सुप्रीम कोर्ट को किया गलत काम किया, उसकी आलोचना करते हैं। देखो पॉइंट क्या है, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आर्टिकल 121 का। याद आया अनामिका, व्हाट इज आर्टिकल 121? क्या कहता है, संविधान में लिखा गया आर्टिकल 121 में कि नो डिस्कशन ऑन जजेज कैरेक्टर्स, है ना ऐसा क्वेश्चन कि भाई जब आर्टिकल 121 में कहा गया है कि नो डिस्कशन ऑन जजेज, यानी जज पर किसी प्रकार का हम टिकट नहीं कर सकते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट साहब ने क्या किया है, बाहर में आकर के आप जो यहाँ पोस्टमार्टम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, आपने क्या किया है, संविधान के उपबंध के अनुकूल प्रतिकूल काम किया। यहाँ पर क्या है, धनखड़ साहब गलत है। ये पॉइंट है ना हमारे पास में भाई, ठीक है। देखो फिर आर्टिकल क्या कहता है, एक आर्टिकल मेरे पास में 211 है। 211 क्या कहता है, अब ये हाई कोर्ट का जो जज होगा उस पर किसी प्रकार क्या कर सकते हैं, चर्चा नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर नहीं कर सकते विधानसभा। ये अब क्या कहता है, हमारे संविधान में जो हाई कोर्ट के जज होते हैं या सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं ना, यदि आप उनके काम से खुश नहीं हैं, है ना, काम से खुश नहीं, तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब तक किसी भी हाई कोर्ट पर भ्रष्टाचार, हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज पर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगेगा, तब तक हम किसी प्रकार का इम्पीचमेंट का प्रोसेस ला ही नहीं सकते हैं अपने पार्लियामेंट में। यानी भारत का जो संविधान का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस ने क्या किया है, हमारे जुडिशियरी को बहुत ज़्यादा क्या किया है, पावरफुल दिया है, पावरफुल कर दिया। यानी ना तो हम डिस्कशन कर सकते हैं, ना तो चर्चा कर सकते हैं, ना तो हम उसका हस्तक्षेप कर सकते हैं किसी प्रकार। फिर दूसरी बात क्या कहता है, एक आर्टिकल हमारे पास में 50 है। आर्टिकल 50 क्या कहता है, पार्लियामेंट कहता है कि हमारे भारत में क्या है, जुडिशियरी जो होता है वो किससे सेपरेट है, एग्जीक्यूटिव से, है ना। हाँ, यानी हाँ, जुडिशियरी जो होता है वो सेपरेट फ्रॉम क्या, एग्जीक्यूटिव, यानी जुडिशियरी में किसी प्रकार का एग्जीक्यूटिव हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, लेकिन जुडिशियरी हस्तक्षेप कर सकता है किसके आधार बना करके, तो बेसिक स्ट्रक्चर पर आधार बना के हस्तक्षेप कर सकता है। यानी यहाँ पर भी न्यायपालिका को आप क्या किए हैं, संविधान ने पावरफुल उसको बनाया है, तो आप होते कौन है आलोचना करने वाले। दूसरी बात क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 361 क्या कहता है हमारा, आर्टिकल 361 कहता है ना, बड़ा अच्छा है कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट और गवर्नर दो ऐसे पद हैं जिन पर किसी भी प्रकार का लीगल गतिविधि हम नहीं कर सकते हैं, है ना। अब चूंकि सोचो कि हमारे यहाँ पीडी क्या है, फर्स्ट सिटीजन है, तो संविधान ने फर्स्ट सिटीजन को क्या किया, रिस्पेक्ट दिया है, किससे, जुडिशियरी से। तो चूंकि प्रेसिडेंट हमारा जो है वो भी तो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, लेजिस्लेटिव का पार्ट है हमारा, तो प्रेसिडेंट को मुक्त अपने क्यों रखा है, क्यों, क्योंकि यह भारत का प्रथम नागरिक है, इसको हम लोग इज्जत देते हैं हमने हिंदुस्तान में, है ना। तो ये भी इसको पावर देता है क्या हमारे पास में, ये करने का कि भाई तुम कहाँ इसका आलोचना किया हुआ हो। तो धनखड़ साहब ने इस चीज़ का जो आलोचना किया है, ये सब पॉलिटिकल देखो कि गवर्नमेंट सिस्टम सब होता है, बात समझ में आया। फिर आगे देखिए, हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट दिया हुआ है, डीपीएसपी दिया हुआ है, तो कभी सुप्रीम कोर्ट बार बार बोलता है, संविधान में क्या लिखा गया है कि डीपीएसपी सरकार तब लागू करेगा ना जब सरकार के पास में पैसा होगा या उनका मन होगा, हम तो केस नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब भी डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में जब झगड़ा होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मामलों में फंडामेंटल राइट को डाउन कर दिया और डीपीएसपी को क्या किया है, बढ़ा के दिखाया है। इससे भी क्या हुआ है, हमारे कार्यपालिका और न्यायपालिका में क्या होता है, झगड़ा उत्पन्न होता है। दूसरी बात क्या है कि संविधान ने न्यायपालिका को बहुत ज्यादा क्या किया है, पावर, मतलब वाइड रेंज ऑफ पावर इसको प्रोवाइड किया है। और क्या कहता है कि हमारे यहाँ, हमारे सिस्टम में अभी हमारे यहाँ कोलेजियम सिस्टम है जहाँ पे हम जजों की नियुक्ति करते हैं, तो कोलेजियम सिस्टम जो है पूर्ण रूप से क्या है, एग्जीक्यूटिव से लेजिस्लेटिव से बिल्कुल मुक्त है। वहाँ पे जजे तय करेगा कि किसको जज बनाना है, किसको जज नहीं बनाना है। तो जब संविधान और विभिन्न प्रकार के संविधान, ये सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, कोर्ट को प्रोटेक्शन दे रहा है कि हम आपके एकता अखंडता को रक्षा करने के लिए है, लेकिन आप हमको क्या बोल रहे हैं, धनखड़ साहब क्या बोल रहे हैं कि आप इसका तो संप्रभुता का हनन कर रहे हैं, तो गलत स्टेटमेंट सबने दिया था। तो इसी की हमको क्या करना है, आलोचना करना है। और बाद में क्या पूछा जा रहा है कि बाद में यह किस प्रकार से हमको क्या करेगा, हमारे हिंदुस्तान में विवाद का कारण बनेगा। तो इसी को आधार बना करके क्या करना था, उसके आंसर्स को लिखना था। कार्यपालिका जुडिशरी के और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो भी झगड़ा हो सकता है, उसी को आधार बना के लिखेंगे। आया समझ में सबको।
ये जो छठा का एक क्वेश्चन है ना G20 वाला, इसका हम YouTube पे वीडियो डाल दिए हुए थे, है ना, बड़ा कुछ दिन पहले का था। तो जो चीज़ें हमने वहाँ डाला है उसी से काम आपका यहाँ पर हो जाएगा, कुछ अलग से नहीं पढ़ना है आपको। तो वहाँ YouTube पे है, वहाँ देख लीजिएगा, उस चीज़ को क्यों एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करें हम। अब देखो इसका छठा का भी है कि सीरिया व तुर्की भूकंप आपदा सहायता में राष्ट्र संघ की पहुंच एवं संसाधन प्रबंधन भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है। इवेल्युएट द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन एक्सेस एंड रिसोर्स मैनेजमेंट अबाउट सपोर्ट ऑफ सीरिया एंड टर्की अर्थक्वेक डिजास्टर्स। बहुत सिंपल प्रश्न है, इसमें कोई ज़्यादा लाव लश्कर नहीं करना है। देखिए दो देश है हमारे पास में, है ना, सीरिया है एंड क्या है, टर्की है। सीरिया टर्की में क्या आ गया, भूकंप आया, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया, संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या था, पहुंच और संसाधन प्रबंधन, पहुंच और संसाधन क्या किया, प्रबंधन इसका कैसे था इनका, है ना, यानी एक्सेस एंड रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे किया है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है ये। जरा सोचो कि यदि यहाँ पे भूकंप आया है राधे श्याम जी, कहाँ पर, सीरिया और तुर्की में, तो हमारा ये क्या किया, सबसे महत्वपूर्ण समझो ध्यान से, यह जो भूकंप आया था 6 फरवरी 2023 को, है ना। कितना करंट का क्वेश्चन पूछ लिया है बीपीएससी। तो अब इसमें बहुत आसान है कि कैसे मैनेजमेंट किया है अपने एक्सेस और रिसोर्सेज का। अभी सीरिया टर्की में क्या है, इसी का हमको क्या देखना है, यूएन का रोल देखना है। रोल किस में देखना है, हमको देखना है एक्सेस में, एंड किस में देखना है, रिसोर्स मैनेजमेंट में। ठीक है, सबसे पहला क्या था कि देखो जब सीरिया और तुर्की में भूकंप आया तो सबसे पहले क्या किया, यूएन ने अब वहाँ पे डिजास्टर असिस्टेंट टीम को क्या किया, उसको क्या उसको बोलते हैं, डिप्यूट किया, है ना, क्या बोलते हैं, डिप्लॉइंग डिजास्टर असिस्टेंट एम्प्लॉय। देखो जब यहाँ भूकंप आया तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया, उन्होंने उनके पास में जो भी आपदा प्रबंधन से में एक्सपर्ट लोग थे उनको वहाँ पर क्या किया, डिप्यूट किया, बहाल किया सीरिया और तुर्की में, ताकि जो भूकंप से प्रभावित लोग हैं उनकी सेवा की जा सके, उनको बचाया जा सके। कोऑर्डिनेशन इन सर्चेज, इसको क्या बोलते हैं, सर्च करना, यानी खोज करने में मदद पहुंचा। अब देखो यूएन में, यहाँ यूएन बोलते हैं, तुर्की और सीरिया में जो लोग भूकंप में मलबे में दब गए हुए थे, तो वहाँ के स्थानीय तुर्की और सीरिया के स्थानीय डिजास्टर मैनेजमेंट टीम के को यूएन की टीम ने, जो इनके पास एक्सपर्ट होते हैं सर्च करने में, इक्विपमेंट से हो या फिर तकनीकी रूप से हो, तो इन्होंने क्या किया, सीरिया और तुर्की के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को क्या किया, सहयोग किया कि जो मलबा में दबे लोग हैं उनको हम क्या करें, उनको हम जल्दी से जल्दी खोज करके निकालें। ठीक है, फिर देखो तीसरा पॉइंट क्या किया, प्रोवाइडिंग इमरजेंसी रिलीफ, यानी आपातकालीन क्या होगा इसका, रिलीफ मतलब आपातकालीन सहायता उपलब्ध करवाया। अब देखो यूएन का सबसे महत्वपूर्ण काम यही था कि आप देखिए कि जब भूकंप आया था 6 फरवरी, उसमें ठंडा का समय था, उसमें ठंडा था तुर्की में और सीरिया वाले, तुर्की में खासकर ज़्यादा ठंडा था। तो क्या किया, रिलीफ में क्या क्या दिया, देखो रिलीफ में इन्होंने दिया हॉट थर्मल ब्लैंकेट। ये यूएन का वेबसाइट यदि आप खोलिएगा तो यूएन के वेबसाइट में साफ साफ लिखा गया हुआ है कि यूएन असिस्टेंट टू सीरिया एंड टर्की ड्यूरिंग अर्थक्वेक इन फरवरी 2023। उसी का पॉइंट हम आपको लिख रहे हैं, कहीं बाहर से नहीं पूछे। तो क्या किया उसने, हॉट थर्मल ब्लैंकेट दिया, किसको, वहाँ सीरिया और तुर्की में जो लोग थे उनका हॉट वाला दे दिया। फिर इनको इन्होंने क्या दिया, इनको इन्होंने फूड दिया, मेडिसिन दिया, है ना। अच्छा, चौथा बात क्या किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहाँ यूएन के टीम ने वहाँ पर टेंट बनाया, टेंट जो किस होता है, टेंट बनाया, और इस टेंट में जो रिफ्यूजी रहने वाले थे उन रिफ्यूजी को यहाँ पर टेंट में रख करके इनके खाने का तथा इनके शिक्षा का भी व्यवस्था किया। खास करके ये इन्होंने चाइल्ड एजुकेशन को नहीं रोका, और यूएन ने अपने खर्चे पर एक विशेष प्रकार का चाइल्ड मैगजीन प्रकाशित किया, जिस चाइल्ड मैगजीन में भूकंप से कैसे हम अपने आप को उबारे, कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्शन दे, इसके विषय में उसको लिखा गया हुआ था। ठीक है, राहत तौर पे तुरंत में क्या किया, $50 का, $50 बिलियन का क्या, बिलियन नहीं, $50 बिलियन का क्या किया, ये यूएन ने सीरिया और तुर्की को क्या दिया, सहायता राशि दिया, ताकि अपना वह क्या कर सके, अपना वहाँ पर वो, इन्होंने वहाँ की महिलाओं को किचन सेट दिया, जिनका घर ठीक ठाक था उनको किचन सेट दिया। यानी यही यूएन का रोल है,
इसके अलावा और कुछ ज़्यादा सिंपल सा बात है, जो अगर हमारे यहाँ भूकंप आएगा तो सरकार क्या करेगी हमारे लिए, वही सोचना है, उसी को यहाँ पर उलट देना है। इसके अलावा यूएन ने क्या किया, यूएन ने एक पोर्टल बनाया है ना, उसको बोलते हैं सीरिया तरक्की रिलीफ फंड, CTRF। इस CTRF में ये वेबसाइट जो है यूएन के द्वारा जनरेट किया जा रहा है, जनरेट किया उसको कंट्रोल किया जा रहा है। और इन्होंने क्या किया है, पूरे दुनिया से अनुरोध किया है कि आपके पास जितना फंडिंग है, जितना पैसा आप उतना पैसा दीजिए ताकि हम इसका रिलीफ करें। आज जब ये इसको हम आंसर को तैयार कर रहे थे तो यहाँ पर 320 ये अमेरिकी डॉलर मिलियन रुपया यहाँ पर इकट्ठा हो चुका था, मतलब लोगों ने दान दिया, फिर इसका हम लोग वहाँ पर यूज भी किए थे। चलिए हो गया क्वेश्चन आपका, इसी को लिखना था हमको, पॉइंट था, पॉइंट को क्या करना है, बढ़ा चढ़ा के लिख देना है। ठीक है।